यूनिट 16 अध्याय 16 इसमें प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, शिक्षा, दर्शन, मापतोल और विविध तथ्य पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थापत्य कला की। हिंदू मंदिर स्थापत्य। प्राचीन भारतीय साहित्य में मंदिर के लिए देवालय, देवकुल, देवगृह या देवायतन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक कला साहित्य व गुहा लेखों में मंदिर को प्रसाद कहा गया है और मंदिर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी में मानसार नामक कला ग्रंथ में हुआ था। और सम्रांगण सूत्रधार में विविध मंदिर शैलियों की चर्चा है। शिखर मंदिर का अविभाज्य अंग है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है। और उत्तर भारत के मंदिरों में आमलक युक्त रेखा शिखर तथा दक्षिण भारत में कूट युक्त पिरामिड आकार के शिखर है। हिंदू मंदिर स्थापत्य के अवशेष गुप्त काल से मिलना प्रारंभ होते हैं। तो हिंदू मंदिर स्थापत्य के जो अवशेष है वो कब से? गुप्त काल से मिलना प्रारंभ होते हैं। मंदिर स्थापत्य के प्रमुख आंतरिक अंग देखते हैं। सबसे पहले आता है गर्भगृह। ये मंदिर का वो भाग जिसमें देव मूर्ति स्थापित की जाती है। मंदिर का वो भाग है जिसमें देव मूर्ति स्थापित की जाती है। गर्भगृह प्राय कैसा होता है? वर्गाकार होता है। ऐसा होता है, वर्ताकार नहीं होता है, वर्गाकार होता है, ठीक है। दूसरा आता है मंडप, ठीक है। गर्भगृह के सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा, जो स्तंभों पर आधारित जो ऐसे बरामदा होता है, ठीक है, तो बरामदा होता है उसको कहते हैं मंडप कहते हैं। और उसके बाद अर्ध मंडप या ड्योढ़ी कहते हैं। ड्योढ़ी मंडप के जो सामने आयताकार बरामदा होता है, जैसे ये आपका हो गया बरामदा, ठीक है, बरामदा। उसके सामने जस्ट एक आयताकार बरामदा होता है, उसको कहते हैं अर्ध मंडप या ड्योढ़ी कहते हैं। उसके बाद चौथा है अंतराल या दालान। ये होता है गर्भगृह या मंडप को, गर्भगृह और मंडप होता है उसको जोड़ने वाला जो भाग होता है या जब गैलरी होती है उसको अंतराल या दालान कहते हैं। प्रदक्षिणापथ यानी कि गर्भगृह के चारों ओर जो परिक्रमा के लिए गैलरी नुमा एक बरामदा बनाया जाता है उसको प्रदक्षिणापथ कहते हैं। गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों की जो छतें होती है वो कैसे सपाट होती थी, अर्थात शिखर विहीन होती थी, यानी कि शिखर नहीं होता था। कब की बात कर रहे हैं? गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों में। और सांची का जो मंदिर संख्या नंबर 17 तथा एरन से प्राप्त विष्णु एवं वराह के मंदिर इसके अच्छे उदाहरण है। मतलब गुप्त काल के अन्य बिना शिखर के मंदिर कौन कौन से? एक तो नसना कुटार का जो पार्वती मंदिर है, बुमरा का शिव मंदिर है, एहुल का लाड़खान मंदिर है और मैंगुती मंदिर है। ये सब गुप्त काल के मंदिर है और बिना शिखर के हैं। कैसे? बिना शिखर के। नसना कुटार पार्वती इंपोर्टेंट है, बुमरा का शिव मंदिर भी इंपोर्टेंट है और एहुल का लाड़खान मंदिर भी। तो ये सारे, ठीक है। शिखर युक्त मंदिर कौन से? इन पे शिखर नहीं जाना था। अब शिखर युक्त देखते हैं। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है इसमें शिखर है, ठीक है, ये शिखर युक्त है, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर का जो भीतरगांव मंदिर है, कानपुर का भीतरगांव मंदिर, बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है बिल्कुल शिखर युक्त है। और सोलापुर का जो तेर मंदिर है वो भी शिखर युक्त है। उसके बाद जो एहोल का दुर्गा मंदिर है वो भी शिखर युक्त है। गुप्तकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर कच्छ पारूगढ़, यमुना व मकरा रोड गंगा की मूर्तियां अंकित है। गंगा व यमुना की मूर्तियां गुप्त काल की देन है। यानी जो गंगा और यमुना की जो मूर्तियां वो कब की है? गुप्त काल की देन है। हिंदू मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां हैं। पहली है नागर शैली जो कि उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में, बेसर शैली। बेसर ये नागर और जो द्रविड़ का जो मिश्रित रूप है, यानी कि जो मध्य भारत में आपको ज़्यादा मिलता है। नागर शैली की बात करते हैं। नागर शैली को आर्य शैली, पर्वतीय शैली, लाट शैली कहाँ पे? गुजरात में। एवं कलिंग शैली कहाँ पे? उड़ीसा में कहा जाता है। और कलिंग शैली भी कहा जाता है उड़ीसा में। और हिमालय से विंध्यन तक इस शैली का प्रसार है, ठीक है। कहाँ से? हिमालय से लेकर जो विंध्यन है मध्य भारत में, वहाँ तक इनका इस नागर शैली का प्रसार है। नागर शैली की विशेषताएं क्या है? इनका जो चबूतरा होता है वो कैसा? ऊंचा होता है। वर्गाकार गर्भगृह होता है। गर्भगृह से ही जुड़ा एक प्रदक्षिणापथ होता है, ठीक है। और रेखा शिखर जो कि गर्भगृह का क्रमशः ऊंचाई की ओर बढ़ता हुआ रूप है। नागर शैली के प्रमुख मंदिर देखते हैं। पहला है खजुराहो मंदिर। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिरों में विद्याधर चंदेल द्वारा निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। विद्याधर चंदेल ने बनाया तो कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। और पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चंदेल दंग के समय जैन श्रेष्ठी पाहिल द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर पूर्ण आदिनाथ को समर्पित था। किसको? आदिनाथ जैन को समर्पित था।
जगदम्बिका मंदिर एक विष्णु मंदिर है। कैसा मंदिर है? विष्णु मंदिर, जिसका निर्माण चंदेलगढ़ ने करवाया था। ठीक है। और चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर, ध्यान रखना, जो चित्रगुप्त का जो मंदिर है वो खजुराहो का एकमात्र सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है। इसका मुख्य जो आकर्षण है जो अष्टभुजाकार छत है, इसका निर्माण चंदेलगढ़ ने कराया था। किसने कराया था? जो चित्रगुप्त का मंदिर है, एकमात्र सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण चंदेल शासक गढ़ ने करवाया था। खजुराहो का जो 64 योगिनी मंदिर या 64 जोगिनी मंदिर है वो 9वीं सदी का है। कब का है आपका? 9वीं सदी का है। किसके द्वारा निर्मित है? चंदेल द्वारा। कौन सा मंदिर? खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर। कहाँ पे? खजुराहो में। ये चंद्र द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर है 9वीं शताब्दी का। और चतुष्पाद शिव प्रतिमा खजुराहो से प्राप्त होती है। उनका चतुष्पाद जो शिव प्रतिमा वो खजुराहो से प्राप्त होती है। दूलादेव शिव मंदिर खजुराहो में, जो दूलादेव शिव मंदिर कहाँ पे? खजुराहो में। उसके बाद ओडिशा के मंदिर देखते हैं। भुवनेश्वर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। जो भुवनेश्वर है उनको मंदिरों की नगरी कहा जाता है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है। ये लिंगराज मंदिर आपका कहाँ है? क्या है? भुवनेश्वर में है। किस शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है? नागर शैली का। ठीक है। और सोमवंशी शासक ललतिंदु केसरी ने इसकी नींव रखी थी। और ययाति प्रथम, कौन सी इसने? ययाति प्रथम ने इसे वर्तमान जो स्वरूप है दिया था। ठीक है। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। भुवनेश्वर के मंदिर में सबसे बड़ा है, जो भुवनेश्वर के मंदिर में सबसे बड़ा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। और भुवनेश्वर की राजा रानी मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर भी है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करता पूर्वी गंग वंश का अनंत वर्मा चोड़गंग था। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करता कौन था? पूर्वी गंग वंश था, उसका शासक था अनंत वर्मा चोड़गंग। अनंत वर्मा निर्माण कराया था। किसने कराया था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का अनंत वर्मा ने। कौन था ये? गंग वंश का शासक था। ठीक है। चोड़गंग। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, 12वीं सदी में हुआ था। इसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा के समस्त मंदिरों में ये विशाल है। उड़ीसा के जितने भी मंदिर है उसमें सब में है जो विशाल है। कौन का? किसका? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसे काला पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। जिसको ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को। और इसमें सूर्य की जो 10 के नोट पे इसका अंदर, ठीक है, और 10 के नोट पे मंदिर का चित्र। इसमें सूर्य की जो धूप है वो कुष्ठ रोग को दूर करती है। जो कुष्ठ रोग होता है लेप्रोसी, उसको दूर करती है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण करता वो कौन था? गंग शासक नरसिंह देव प्रथम था। कौन था? नरसिंह देव प्रथम था। ये कौन था? गंग शासक था नरसिंह देव प्रथम। और इन्होंने जो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, तो याद रखना। ठीक है। नो, उड़ीसा के मंदिर में देउल होता था, जो कलिंग वास्तुशैली की विशेषता है। लिंगराज, जगन्नाथ, मुक्तेश्वर, राजा रानी के मंदिर में देउल पंचरथ से लिखे हैं। ठीक है। तो उड़ीसा के मंदिर में देउल होता था, जो कलिंग वास्तुशैली की विशेषता है। लिंगराज, जगन्नाथ, मुक्तेश्वर, राजा रानी के मंदिर में जो देउल है वो कैसे है? पंचरथ से लिखे। इनमें जो देउल है कैसे? पंचरथ से लिखे। तो पंचरथ शैली। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है। मोढेरा गुजरात के सूर्य मंदिर का निर्माण भीम प्रथम ने कराया था। जो मोढेरा गुजरात में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? भीम प्रथम ने कराया था। भीम प्रथम ने इसका निर्माण करता। जो रीवा मध्य प्रदेश का एक बैजनाथ महादेव मंदिर। तो जो मोढेरा का गुजरात का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने? भीम प्रथम ने कराया था। रीवा बैजनाथ का महादेव मंदिर। ग्वालियर में सहस्त्रबाहु मंदिर, मूलतः 2 विष्णु मंदिर है ये, जिसका निर्माण कछवाहा शासक महिपाल ने 1093 ईस्वी में कराया था। उत्तरी भारत में ग्वालियर का तेली मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया था। उत्तरी भारत में जो ग्वालियर का तेली मंदिर वो किस शैली में? द्रविड़ शैली में बना है। उसका निर्माण किसी तेलंगानी ब्राह्मण ने ग्वालियर यात्रा के दौरान करवाया था। तेली मंदिर के शिखर द्रविड़ शैली के। भुवनेश्वर उड़ीसा का जो वैताल देउल मंदिर भी द्रविड़ शैली में बना है। ये चामुंडा देवी कपालिनी का मंदिर है। इस मंदिर के गोपुर मैन की जो प्रवेश द्वार होता है उसमें द्रविड़ शैली में निर्मित है। ये मूलतः मंदिर खाकरा शैली का। कैसी? खाकरा शैली का। कौन सा? भुवनेश्वर का वैताल देउल मंदिर। उसके बाद ये सब जितने भी हमने पढ़े ये सब किसके? नागर शैली के। उसके बाद हम बात करते हैं द्रविड़ शैली दक्कन भारत की। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक इस शैली का प्रसार था। जो कृष्णा नदी ऐसे होती है उससे लेकर कन्याकुमारी तक जो बीच में
छत्रपति उसमें ये द्रविड़ शैली प्रचलित थी। और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी। और द्रविड़ शैली कैसे थी, बहुकोणीय थी। ध्यान रखना, जो द्रविड़ शैली है वो द्रविड़ शैली बहुकोणीय थी। इसमें शिखर आमतौर पर अष्टकोणीय होता था, जो शिखर होता था बीच में वो कैसा होता था, अष्टकोणीय होता था ऊपर, ठीक है। और इस शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता ये थी, पहले है कि ये मंदिर विशाल प्रांगण में के मध्य बनाए जाते थे। एक विशाल प्रांगण होता था, ठीक है, उसके मध्य ये मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है। और दूसरा वर्गाकार गर्भगृह, एक वर्गाकार गर्भगृह होता था, ऐसे वर्गाकार गर्भगृह होता था। और उसके चारों ओर से ढका हुआ एक प्रदक्षिणा पथ होता था। और पिरामिड का शिखर विमान, ध्यान रखना, जो विमान होता था इनका जो शिखर है वो कैसा होता था, पिरामिड के टाइप होता था, ठीक है, शिखर पिरामिड आकार होता था। और भव्य गोपुरम प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर निर्मित भवन जो सामान्य अलंकृत या बहुमंजिले हो रखे, इन्हें गोपुरम कहा जाता था, ठीक। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली के विकास में दक्षिण दक्षिण के 4 राजवंशों का योगदान था। द्रविड़ शैली के विकास में दक्षिण के जो 4 राजवंश है कौन कौन से, पहला है इसमें पल्लव काल, ये 600 से 900 ईस्वी तक, यानी 300 ईस्वी तक मेरा, ठीक, 600 से 900 ईस्वी तक। उसके बाद आया राष्ट्रकूट आया 750 से 950 तक, ठीक है। उसके बाद चोल काल 900 से 1150 तक। उसके बाद पांड्य आए 1100 से 1350 तक। यानी कि पहले पल्लव देखो, अगर इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन आए, पल्लव के बाद कौन आए, पल्लव के बाद आए राष्ट्रकूट मतलब हाँ समकालीन भी थे, बट ज़्यादा समय तक रहे थे। पल्लव राष्ट्रकूट, चोल और पांड्य सबसे लास्ट में आए, ठीक है। और द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो विशद उल्लेख इन राजवंशों के इतिहास में देखें, ठीक, किया गया है इन्होंने जो आगे जो कवर किया है कभी उनमें, ठीक है। जो मंडप है वो पल्लव शैली की, शिखर है वो चोल शैली की, एवं गोपुरम पांड्य शैली की मुख्य विशेषताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक, ये रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। जो मंडप है वो किस शैली की है, पल्लव शैली की। जो मंडप है वो पल्लव शैली का, ध्यान रखना, मंडप पल्लव शैली का। शिखर जो विमान है वो चोल शैली का है। शिखर किसका है, चोल शैली का है। गोपुरम किसका है, पांड्य शैली का। जो गोपुरम होता है उसका प्रवेश द्वार होता है वो किस शैली का है, पांड्य शैली का है, यानी कि पांड्यों की देन है। मंडप पल्लवों की देन है, शिखर चोलों की देन है, गोपुरम पांड्यों की देन है। तो ये देखा, ठीक है। और गर्भगृह होता था उसको देबुल या सभा मंडप को जगमोहन कहा जाता था। ध्यान रखना, जो गर्भगृह है उसको देबुल, ये जो सभा मंडप है उसको जगमोहन कहा जाता था। मदुरै का जो मीनाक्षी मंदिर है, पांड्यों ने बनाया था। जो मदुरै का मीनाक्षी मंदिर वो किसने बनाया था, पांड्यों ने बनवाया था। पांड्य काल के मदुरै की मीनाक्षी मंदिर में कुल 11 गोपुरम में, कितने 11 गोपुरम, जो सर्वाधिक है इसमें सबसे बड़ा गोपुरम लगभग 60 मीटर ऊंचा है। कितना, 60 मीटर ऊंचा है। और यह दक्षिण भारत का सबसे विशाल गोपुरम है मीनाक्षी मंदिर। उसके बाद बात करते हैं बेसर शैली। ये लगभग विंध्यन से लेकर कृष्णा नदी के मध्य तक की शैली का प्रसार था। जो विंध्यन है मध्य प्रदेश वाली, उससे लेकर ये जो कृष्णा रिवर है उसके बीच में जो ये बेसर शैली थी। और बेसर शैली की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो किसमें है, नागर शैली में। जबकि जो अलंकरण होता है वो किसमें है, द्रविड़ शैली में, यानी कि मिश्रित रूप है, ठीक है, नागर और द्रविड़ का। और चालुक्य व होयसल शासकों ने बेसर शैली को प्रोत्साहन दिया। तो अगर पूछा जा सकता है कि किन 2 शासकों ने जो मतलब उनको दिया था, प्रेशर दिया था या प्रोत्साहन दिया था, चालुक्य और होयसल ने, किसको, बेसर शैली को, ठीक है। और होयसल वंश के शासकों की राजधानी द्वार समुद्रम का जो आधुनिक नाम है वो क्या है, हलेबीडु, कर्नाटक में, ठीक है। पहले क्या थी, द्वार समुद्र में थी, उसका अभी नाम वर्तमान में हलेबीडु है। किसकी, कौन से शासकों की, होयसल शासकों की। ये कर्नाटक में है। हलेबीड का विष्णुवर्धन के काल में निर्मित होयसलेश्वर मंदिर बेसर शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। ध्यान रखना, जो कर्नाटक में होयसलेश्वर मंदिर है किस शैली का, बेसर शैली का है। कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। किन शासकों का है, होयसल शासकों का है, क्योंकि एक उत्तम उदाहरण है। कहाँ पे, हलेबीड, कर्नाटक में। उसके बाद देखते हैं बौद्ध कला, बौद्ध स्तूप, चैत्य और विहार। देखो, सर्वप्रथम स्तूप निर्माण है, पूजा का जो निर्देश है वो महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है, महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है स्तूप निर्माण है पूजा निर्देश का। ध्यान रखना,
ये जो स्तूप निर्माण है, ये पूछा गया कि जो स्तूप निर्माण है वो मूलतः मूलतः बौद्ध संकल्पना है। तो ये गलत है, क्योंकि ये नहीं है। जो मात्र महापरिनिर्वाण मतलब जो जैनों के ग्रंथ है उनमें भी इसका वर्णन मिलता है, तो उसका मतलब कि पहले से बनाए जाते थे। तो जो बौद्ध स्तूप संकल्पना है वो मूलतः बौद्ध नहीं है। तो ये पूछा गया था 2024 में या 25 में था। और इसमें उल्लेख किया कि बुद्ध ने स्वयं आनंद को चक्रवर्ती सम्राटों की समाधि स्वरूप बनाने वाले स्तूपों की तरह स्तूप बनाने के निर्देशित किया था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, ये देखो, स्तूप का जो प्रारंभिक उल्लेख है कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगर आपने ये लाइन अगर पढ़ी थी तो जो मूलतः बौद्ध संकल्पना वाली है वो आप गलत नहीं करते अगर आपने गलत किया है तो। ठीक, क्योंकि इसी एक लाइन से वो पूरा जो आंसर एलिमिनेट हो जाता है। वो जो बौद्ध और स्तूप संकल्पना वो मूलतः बौद्ध नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद बौद्ध से पहले था, तो उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। तो कहाँ से हो गई ये बौद्ध संकल्पना? ठीक है। और स्तूप का निर्माण मृतक की चिता के ऊपर, तो स्तूप का निर्माण वो उसके मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की जो चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। दिव्य वरदान के अनुसार अशोक ने 8 प्राचीन स्तूपों के अस्थि अवशेषों को निकलवा कर लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। लेकिन सुमंगल विलासिनी के अनुसार अशोक ने 84,000 विहार बनाए थे। विहार बनवाए थे। अशोक द्वारा निर्मित प्रारंभिक स्तूपों में भरूच, सांची, सारनाथ, तक्षशिला, अमरावती, बोधगया और बैराट है, जो कि जयपुर में ही। ठीक है, ये जो भरूच किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। सांची किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। सारनाथ किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तक्षशिला किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अमरावती अशोक के द्वारा। बोधगया अशोक के द्वारा। इन बैराट भी अशोक के द्वारा। जो ये सारे हैं भरूच, सांची, सारनाथ, तक्षशिला, अमरावती, बोधगया से भी अशोक के द्वारा निर्मित है। ठीक है, क्या है? स्तूप है। स्तूप 4 तरह के होते हैं। धर्म में जो स्तूप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहले कौन सा है? एक शारीरिक स्तूप होता है। वे स्तूप जिसमें बुद्ध और उनके शिष्यों के जो शरीर धातु है और शरीर धातु, केश, दंत आदि रखे जाते थे, तो वो होते थे शारीरिक स्तूप। एक होता था पारिभौमिक भौगिक स्तूप। पारिभौगिक स्तूप यानी कि महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई जो वस्तुएं होती थी, महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई जो वस्तुएं होती थी, जैसे भिक्षा पात्र है, चिवर है, पादुका है, आदि को है जो इसमें रखा जाता था, तो वो कहलाते थे पारिभौगिक स्तूप। उसके बाद उद्देश्य का स्तूप। ये बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े, बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े जो स्थानों पर जो निर्मित स्तूप होते थे उनको उद्देश्य का स्तूप कहते थे। महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े, ध्यान रखना, ठीक है, उद्देश्य का स्तूप। और जैसे अष्ट महास्थानों पर जो निर्मित स्तूप है वो। उसके बाद चौथा है हुजार्तक स्तूप। ये बुद्ध के प्रति श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर निर्मित स्तूप है। इन्हें मनोती स्तूप भी कहा जाता है। क्या? मनोती स्तूप भी कहा जाता है पूजार्तक स्तूप को। ठीक है। और स्तूप निर्माण की 2 शैलियाँ थी। कितनी? 2 शैली थी। एक थी भारतीय शैली और एक थी गांधार अफगानिस्तान शैली। ठीक है, वो स्तूप के अलग अलग भाग होते थे। एक होता है अंड जो बीच में, ठीक है, उसके बाद मेढी होती है, उसके बाद छत्र होता है, तोरण होता है प्रवेश द्वार पर, ठीक है, यष्टि होती है, हर्मिका होती है, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ। तो ये 8 भाग होते हैं। ठीक है। और भारतीय शैली में महत्वपूर्ण स्तूपों का जो निर्माण का क्रम है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिपरवा। ये नेपाल की तराई के पास उत्तर प्रदेश की जो बस्ती जिला है उसमें स्थित है। और ये सबसे प्राचीन है। कैसा? पिपरवा का जो है सबसे प्राचीन है। कहाँ पे? नेपाल की तराई के पास, उत्तर प्रदेश में। पिपरवा कहाँ पे? नेपाल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन नेपाल की तराई के पास है। और ये सबसे ओल्ड है, सबसे प्राचीन है पिपरवा का। ठीक है। और पिपरवा में बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर शाक्यों ने स्तूप बनाए थे, है ना। जो पिपरवा में जो स्तूप बनाया गया वो बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर है। कौन सा है? जो पहले प्रकार का जो शारीरिक प्रकार का है वो है। और किसने बनाया था? ये शाक्यों ने बनाया था। क्या? किसने बनाया था? शाक्यों ने बनाया था। कौन सा? पिपरवा का। उसके बाद दूसरा है भरूच का स्तूप। भरूच जो कि सतना मध्य प्रदेश का स्तूप अशोक द्वारा बनाया गया था। धनु में ये जो भरूच या सतना का जो स्तूप है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अशोक के द्वारा बनाया गया था भरूच का, अशोक के द्वारा। भरूच मूलतः मौर्य कालीन है, ध्यान रखना। जो भरूच अगर पूछा जाए, जो भरूच स्तूप है वो मूलतः मौर्य कालीन है।
वो अशोक ने ईंटों से इसका निर्माण करवाया था। किसने? ईंटों से इसका निर्माण करवाया था। और ईसा पूर्व दूसरी सदी में, सेकंड सेंचुरी में, दूसरी शताब्दी में शुंग शासकों ने, किसने? शुंग शासकों के काल में भरूच का स्तूप पत्थर से बनाया गया था, लेकिन बाद में शुंग शासकों ने पत्थर से बनाया था। मूलतः ईंटों का था, ठीक है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां थी। और 1873 में कनिंगम ने जब इस स्तूप को खोजा तो ये खंडहर हो चुका था। ऐसा खंडहर हो चुका था। और अब ये स्तूप अपने मूल स्थान पर नहीं है था, मतलब अब ये स्तूप है वो अपने मूल स्थान पर नहीं है। इसके जो अवशेष है वो कलकत्ता, इलाहाबाद, सतना, बम्बई के संग्रहालयों में सुरक्षित है। और कनिंगम ने ही इन अवशेषों के आधार पर कहा है कि भरूच के स्तूप का जो मूल निर्माण है वो अशोक के काल में हुआ था। इसके जो तोरण द्वार के जो अवशेष है वो कलकत्ता के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। भरूच के स्तूप तोरण द्वारों पर गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का सर्वप्रथम अंकन मिलता है। शुंग काल में भरूच स्तूप में वेदिका, इन तोरण द्वारों का निर्माण हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट है, शुंग काल में भरूच स्तूप में वेदिका तोरण द्वारों का निर्माण हुआ था। और इसके पूर्वी तोरण द्वार पर शुंग शासक धनभूति का लेख है। क्या है? धनभूति का लेख है। अजात शत्रु प्रसेनजीत द्वारा, अजात शत्रु ये प्रसेनजीत द्वारा दल बल के साथ बुद्ध दर्शन हेतु, आने का चित्रांकन भी भरूच तोरण द्वारों पर अंकित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सांची का स्तूप। तीसरा, सांची का स्तूप। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल रॉयलेट ने की थी। यह भोपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है। सांची का जो प्राचीन नाम है वो काकानव था। और इस स्तूप को चैत्यागिरी या महाचैत्यागिरी कहा गया है। सांची रायसेन मध्य प्रदेश का स्तूप अशोक द्वारा ईंटों से बनाया गया था। इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक के काल में हुआ तथा शुंग काल में इसे पाषाण द्वारा बनाया गया था। भोपाल के नवाब शाहजहाँ बेगम एवं सुल्तान जहाँ बेगम ने इसे सुरक्षित रखने के लिए काफी दान खर्च किया था। प्रथम महास्तूप। शुंगों ने इसका आकार दुगुना करा के रोलिंग वेदिका को पत्थर से बनवाया। सातवाहनों ने वेदिका के चारों ओर 4 तोरण द्वार बनाए, जिससे सर्वप्रथम दक्षिण तोरण द्वार बना था, जिस पर सातकर्णी प्रथम के स्थपति आनंद के द्वारा प्रदत्त दान का अंकन है। सांची महास्तूप का उत्तरी तोरण द्वार सबसे सुरक्षित है। पूर्वी तोरण द्वार पर मौर्य साम्राज्य के राज्य चिन्ह मयूर का अंकन है। गुप्त काल में महास्तूप के प्रदक्षिणा पथ के 4 मंदिरों का निर्माण हुआ था। सांची के तोरण द्वारों पर बड़ेरियों पर सघन वृक्षों से नीचे शाखाओं का सहारा लेकर भंगिमा पूर्ण मुद्रा में खड़ी हुई स्त्रियों की मूर्तियां हैं, जिन्हें शाल भंजिका कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सांची का तोरण द्वार है उसके तोरण द्वारों पर जो बड़ेरियों पर सघन वृक्षों के नीचे जो शाखाओं का जो सहारा लेकर भंगिमा पूर्ण मुद्रा में जो खड़ी स्त्रियां हैं, स्त्रियों की जो मूर्तियां हैं, उन्हें शाल भंजिका कहा गया। क्या? शाल भंजिका। कहाँ पे? सांची के तोरण द्वार पर। और प्रथम महास्तूप को त्रिमेदी स्तूप भी कहा जाता है। प्रथम जो महास्तूप है उसको त्रिमेदी स्तूप भी कहा गया है। ठीक है। द्वितीय स्तूप, इससे तो इसमें जो द्वितीय स्तूप है इसमें तोरण द्वार नहीं है, इसे काला स्तूप भी कहते हैं। इसे काला स्तूप भी कहते हैं। ये हम किसके पढ़ रहे हैं? सांची के पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, सांची के स्तूप पढ़ रहे हैं। जो दूसरा स्तूप है उसमें तोरण द्वार नहीं है, इसे काला स्तूप भी कहते हैं। किसको? दूसरे को। और जो तीसरा है तृतीय स्तूप, इसमें एक तोरण द्वार, इसमें क्या है? तोरण द्वार है जो सातवाहनों ने बनाया था। किसने? सातवाहनों ने बनाया था। और सांची से प्राप्त 3 स्तूपों में क्रमशः प्रथम जो विशाल स्तूप या महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों की, तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र एवं महामोदग्लायन के धातु अवशेष सुरक्षित है। भरूच एवं सांची स्तूप में बुद्ध का मानव रूप में अंकन नहीं मिलता है। भरूच एवं सांची स्तूप में बुद्ध का मानव रूप में अंकन नहीं मिलता है। अमरावती स्तूप, ये इंपॉर्टेंट है कि भरूच एवं सांची स्तूप में, भरूच और ये दोनों अशोक निर्माण का, सांची स्तूप ये अशोक ने, इनमें जो बुद्ध का मानव रूप में अंकन नहीं मिलता है, मानव रूप में अंकन नहीं मिलता है इन स्तूपों में। उसके बाद बात करते हैं अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप गुंटूर, कहाँ पे? गुंटूर, आंध्र प्रदेश। खोज 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने एवं उत्खनन 1840 में इलियट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इलियट द्वारा। और इस स्तूप को महाचैत्य कहा गया है। और अरावली स्तूप सातवाहन काल में व्यापारियों द्वारा निर्मित हुआ था। इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और दूसरी शताब्दी में पूरा हुआ। दूसरी शताब्दी ईस्वी में पूरा हुआ। इसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। कैसा? सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। अमरावती का प्राचीन नाम धान्यघटक था। जो अमरावती है आंध्र प्रदेश राज्य है
उसका नाम पहले नाम क्या था, धान्यघटक था, यानी कि धरणी कोट था। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा एवं अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र थे। कौन सा, नागार्जुनकोंडा और अमरावती का जो अमरावती है वो बौद्ध कला के महान केंद्र थे। इसमें इसमें अवशेष कलकत्ता, इसके जो अवशेष है वो कलकत्ता, मद्रास, लंदन के संग्रहालयों में सुरक्षित है। अमरावती के बौद्ध प्रतीकों में सर्वाधिक पादुका पट्ट है। अमरावती स्तूप से अनाथ पिंडिक द्वारा राजकुमार जैत से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में जैतवन विहार खरीदकर दान देने का उल्लेख है। जैतवन विहार खरीदकर दान देने का उल्लेख है। नागार्जुनकोंडा स्तूप की खोज 1926 ईस्वी में लॉन्गहर्स्ट ने की थी। किसने की थी, लॉन्गहर्स्ट ने की थी। और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में नागार्जुनकोंडा में इक्ष्वाकु शासकों के समय दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में निर्मित स्तूप है। और इक्ष्वाकु सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। तो इक्ष्वाकु वो कौन थे, सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। किसके, सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। और इक्ष्वाकु राजाओं ने अपनी राजधानी वो राजधानी कहाँ से, अमरावती से नागार्जुनकोंडा बनाई थी। तो पूछा जाए तो जो राजधानी है इक्ष्वाकुओं ने राजधानी अमरावती से नागार्जुन बनाई थी। किसने बनाई थी, इक्ष्वाकुओं ने बनाई थी। ठीक है, ये सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। और नागार्जुनकोंडा का जो प्राचीन नाम है, अपना नागार्जुनकोंडा है, उसका प्राचीन नाम क्या है, विजयपुरी है। और इक्ष्वाकु वंशी शासकों की रानियों की प्रेरणा से स्तूपों का निर्माण यहाँ हुआ था। और नागार्जुनकोंडा में महास्तूप का निर्माण शासक वीर पुरुष दत्त के शासनकाल में रानी बापी श्री ने शांति श्री ने करवाया था। यहाँ 22 छाया स्तंभ स्मृति स्तंभ मिले हैं। और दशरथ जातक का यह शिल्पांकन हुआ है। दक्षिण भारत के अन्य स्तूप, ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप गुंटपल्ले स्तूप है। क्या है, गुंटपल्ले स्तूप है। गोली स्तूप गुंटूर आंध्र प्रदेश पर ही सर्वप्रथम वैसंतर जातक का अंकन हुआ है। दक्षिण भारत के भट्टीप्रोलु कहाँ पे, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में। भट्टीप्रोलु आंध्र प्रदेश नामक स्थान पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर, किस पर, अस्थि अवशेषों पर निर्मित एक महास्तूप मिलता है। ये क्या है, भट्टीप्रोलु एक महास्तूप है। किस पर आधारित है, अस्थि अवशेषों पर है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के स्तूपों की एक विशेषता उनमें आयक स्तंभों का प्रयोग है। क्या है, आयक स्तंभों का प्रयोग है। स्तूप की मेढ़ी पर आगे की ओर निकले हुए चबूतरों को आयक कहा जाता था। और जिस पर पतले एवं सुंदर 5 स्तंभ होते थे जिनको आयक स्तंभ कहा जाता था। ये आयक स्तंभ भट्टीप्रोलु, अमरावती, घंटसाल और नागार्जुनकोंडा के स्तूपों में मिले हैं। उसके बाद धमेक स्तूप को सारनाथ का स्तूप भी कहते हैं। धमेक स्तूप है उसको सारनाथ का स्तूप भी कहते हैं। इसका निर्माण मूलतः अशोक ने करवाया था। जो धमेक का स्तूप है उसको सारनाथ स्तूप भी कहते हैं, सारनाथ का स्तूप भी कहते हैं। और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था, मूलतः, मतलब उसके बाद में तो जो रेनोवेशन हुआ था, मतलब कोई किसी ने जो उसके ऊपर पूर्ण निर्माण करा दिया। लेकिन जो मूलतः इसका निर्माण है वो किसने कराया था, अशोक ने कराया था, धमेक स्तूप का। ठीक है। और बाद में इसका जो निर्माण है गुप्त काल में हुआ। बाद में इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। धमेक स्तूप की विशेषताएं देखते हैं। ये ईंटों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा, ईंटों द्वारा निर्मित है। और धरातल पर बनाया, न कि चबूतरे पर। ये धरातल पर बनाया। जो धमेक का स्तूप है वो किस पर, धरातल पर बनाया। ध्यान रखना, चबूतरे पर नहीं बनाया। इसके द्वारा ईंटों द्वारा निर्मित है। किसने निर्माण कराया था, अशोक ने करवाया था। इसको क्या, सारनाथ स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सारनाथ का स्तूप भी कहते हैं। और ये तीसरा, ये गोलाकार है, न कि वर्गाकार। ध्यान रखना, जो धमेक का है, धमेक स्तूप है, ये कैसा है, गोलाकार है। कैसा है, गोलाकार है, वर्गाकार नहीं है, वर्गाकार नहीं है। और शंखलिपि के लेख वाले स्तूप बरहूत, अमरावती, सांची, बाबरू, बैराज, ठीक है, बाबरू की पहाड़ियों के लेख, तो ये सारा देखा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से करेंगे गांधार शैली में निर्मित स्तूपों का क्रम। गांधार शैली में निर्मित स्तूपों का क्रम। तक्षशिला का धर्मराज्य का स्तूप गांधार शैली के बौद्ध स्तूप स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके शीर्ष भाग में दरार होने के कारण इसे क्षीर स्तूप भी कहा जाता है। इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक के काल में हुआ था। जो ये आपका धर्मराज्य का स्तूप है तक्षशिला का, इसका प्रारंभिक निर्माण किसने कराया था, अशोक ने करवाया था। ठीक है। और कुषाण काल में ही पुनर्वर्धन इन 4वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण हुआ। धर्मराज्य का स्तूप उनसे आधार पर चबूतरे पर वर्ताकार स्तूप है। तक्षशिला में माणिकीलाल स्तूप का निर्माण
स्तूप का निर्माण कनिष्क के दंडनायक लल ने करवाया। दंडनायक कौन होता था? न्यायाधीश होता था उस समय, ठीक है। पुरुषपुर स्तूप कनिष्क द्वारा निर्मित पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर नल्ले पाक में, कहाँ पे है? नल्ले पाक में। और इसका वास्तुकार कौन था? अंगिलस था। वास्तुकार कौन था? अंगिलस। पुरुषपुर में ऊपर पद्मासन मुद्रा में प्रभा मंडल युक्त बुद्ध की मूर्ति तथा दाएं बाएं ब्रह्मा एवं इंद्र की मूर्तियां खड़ी है। राजगृह स्थित जरासंघ की बैठक स्तूप एवं मीरपुर खास, ये मीरपुर खास भी नल्ले पाक में का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। तख्ते तख्ते बही स्तूप एवं पुरुषपुर स्तूप किस शैली में? गांधार शैली में बने हुए हैं, ठीक है। किस शैली में? गांधार शैली में। सबसे प्राचीन स्तूप पिपरवाक व उसके बाद भरूच के स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप अमरावती स्तूप है। सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? अमरावती का है। सबसे ओल्ड कौन सा है? पिपरवा का, ठीक है। सबसे प्राचीन सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप है। विहार देखते हैं। चैत्य ग्रहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए जाते थे। चैत्य ग्रहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए, किसके रहने के लिए? भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए जाते थे, जिन्हें विहार कहा जाता था, जिसमें लोग रहते थे, ठीक है। और महाराष्ट्र के जुन्नार नामक स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिला है, जिसमें 130 गुफाएं हैं। जुन्नार में एक छत्ते का निर्माण 3 यवनों द्वारा करवाया गया था, जिनके नाम छत्ते में अंकित है। ये वर्तुल कैसा होता था? गोलाकार होता था। छत्ते ग्रह है। जुन्नार से प्राप्त एक गुफा को गणेश लेने कहा गया है। जुन्नार से एक गुफा प्राप्त हुई, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गणेश लेने कहते हैं। कृष्णा व गोदावरी नदियों के बीच भट्टीप्रोलु, पेड़गंज, गोली, जग्गेपेटा, घंटसाल आदि स्थानों पर अनेक स्तूपों, चैत्यों व विहारों का सातवाहन इक्ष्वाकु काल में हुआ था निर्माण। सातवाहन और इक्ष्वाकु कौन है? सातवाहनों के उत्तराधिकारी है, ठीक है। चैत्य देखते हैं। चैत्य, ठीक है। बौद्ध धर्म में ये पूजा गृह होते थे। बौद्ध धर्म में जो पूजा गृह होते थे उनको चैत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता था। क्या है ये? पूजा गृह है, ठीक है। और बाजा का जो चैत्य है, कौन सा चैत्य? बाजा का चैत्य सबसे प्राचीन है। बाजा का चैत्य सबसे प्राचीन है। और बाजा कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। और ये कैसा आकार में? अर्धवृत्ताकार है। कैसा है? अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। तो ये देखा हमने। नेक्स्ट, कालक्रम की दृष्टि से हीनयान चैत्यों का निर्माण क्रम देखते हैं। बाजा के बाद कोंडा ने पीतलखोरा, अजंता गुफा नंबर 10, बेदसा किसमें? बेदसा गुफा नंबर 9 में, ठीक है। नासिक कार्ले के छत्ते इस क्रम में निर्मित हुए थे। ये बाजा से कार्ले तक संख्या 8 में है। किसमें है? संख्या 8 में। बाजा से कार्ले तक संख्या 8 में, ओके। और कोंडा ने से सर्वप्रथम पार्श्ववर्तिका मिली है। पीतलखोरा गुफा का वास्तुकार कान्हा और कौंडन्य गुफा का वास्तुकार बालगा था। ये कोई नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। पीतलखोरा का निर्माण प्रतिष्ठान के श्रेष्ठियों द्वारा करवाया गया था। और सबसे प्रसिद्ध जो छत्ते है वो कार्ले महाराष्ट्र का है। ये भारत का सर्वोत्तम छत्तीसगृह है। ये हीनयान छत्ती परंपरा का सर्वोत्कर्ष है। यानी मतलब जो कार्ले का छत्ते है वो महाराष्ट्र में, कहाँ पे? पहली बात तो याद रखनी है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये भारत का सर्वोत्तम छत्तीसगढ़। अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वोत्तम सबसे उत्कृष्ट छत्तीसगढ़ कौन सा है, तो कार्ले महाराष्ट्र का है, ठीक है। और ये किस किस धर्म से बिलोंग करता है? हीनयान को। हीनयान क्या है? ये बौद्ध धर्म की शाखा है। कौन सी है? हीनयान है। यानी कि ये मूर्ति पूजा, मतलब बुद्ध को जो एक मतलब साधारण मानव के रूप में मानते हैं, ठीक है। हीनयान चैत्य परंपरा का ये सर्वोत्कर्ष है। हीनयान संप्रदाय से, मतलब शाखा से जुड़ा बौद्ध धर्म की। और कार्ले चैत्य सातवाहन शासकों द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो सातवाहन शासक है, किसके द्वारा? सातवाहन शासकों द्वारा बनाया गया था। तो इतनी बात याद रखनी है आपको। महाराष्ट्र में है, हीनयान संप्रदाय से जुड़ा है, सर्वोत्कृष्ट है चैत्यग्रह, ठीक है। और सातवाहनों द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ओके। कार्ले भोरघाट पर्वत में स्थित। ये कहाँ पे है? जैसे कि थालघाट है, भोरघाट, ये पढ़ते हो ना, जो पासी से दर्रे हैं। तो ये कार्ला है जो कहाँ पे? भोरघाट पर्वत में स्थित है। कहाँ पे? ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल पूछते हैं कि किस नदी के किनारे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस पर्वत के किनारे हैं। और मतलब कोई भी जियोग्राफिकल जो फीचर्स है उसके बारे में, ठीक है। तो जो कार्ले है वो किस पर्वत के पास है? भोरघाट पर्वत श्रेणी में है, ठीक है। भोरघाट पर्वत रेंज में, माउंटेन रेंज में। और कार्ले भारत का सबसे सुंदर ब्यूटीफुल और सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंड सबसे सुरक्षित, सिक्योर एंड सबसे प्रसिद्ध, फेमस भी है, ठीक है। सुंदर है, सुंदर, सुरक्षित और प्रसिद्ध,
और कार्ले क्षैत्य में उत्कीर्ण लेख में इसे जम्बूद्वीप का सर्वोत्तम क्षैत्यग्रह कहा गया है। और जो कार्ले में एक क्षैत्य में उत्कीर्ण एक लेख मिला है उसमें जम्बूद्वीप यानी कि उस समय जो भारत को है जो जम्बूद्वीप कहा जाता था, तो उसका सर्वोत्तम क्षैत्यग्रह है ये। ओके, नेक्स्ट, कार्ले कार्ले क्षैत्य का निर्माण सातवां शासक पुलुवामी के शासनकाल में वैजयंती के भूतपाल श्रेष्ठी ने करवाया था। कार्ले की एक गुफा को खरपान नामक पारसिक ने दान दिया था। नासिक क्षैत्यग्रह को पांडुलियन कहा गया है। इसका निर्माण भट्टपालिका ने करवाया था। यहाँ एक संगीतशाला का निर्माण वासु नायक महिला ने करवाया था। कंदेरी में 108 गुफाएं मिली है। यहाँ क्षैत्यग्रह का निर्माण यज्ञश्री सातकर्णी के काल में गजसेन व गजमित्र नामक दो भाइयों ने 180 ईस्वी में कराया था। कन्नेरी क्षैत्य का निर्माण कार्ले के बाद हुआ था। कन्नेरी क्षैत्य का जो निर्माण है वो कार्ले के बाद हुआ था। इसका मतलब कि जो कार्ले है वो कन्नेरी से पुराना है। ओके, महायान संप्रदाय के क्षैत्य देखते हैं। अजंता गुफा संख्या 19 से 26 तक 550 से 600 ईस्वी, ये अजंता, ठीक है। और एलोरा 450 से 650 ईस्वी पुरानी है। और तीसरा है औरंगाबाद। विदेशों में बौद्ध कला, अफगानिस्तान में बमियान व वेग्राम कपिसा किसका नाम है? बेहग्राम का नाम कपिसा, ठीक है। में बुद्ध की अनेक मूर्तियां विहार मिले हैं। बमियान में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति थी जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों की है। दुर्भाग्यवश हाल ही में अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने इसे तोड़कर नष्ट कर दिया। जावा इंडोनेशिया बोरोबुदुर, ये बोरोबुदुर में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। ध्यान रखना, बोरोबुदुर कहाँ पे है? बोरोबुदुर इंडोनेशिया में कहाँ है? जावा में। एक बात देखो, इंडोनेशिया ये द्वीप है अलग अलग, ठीक है, ये ऐसे द्वीप है। तो ये आपका यहीं पे जावा है, सॉरी ये सुमात्रा है, ये जावा। तो यहाँ पे आपका बोरोबुदुर है, ठीक है। तो जो बोरोबुदुर में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। ये 8वीं शताब्दी में जावा के शैलेंद्र शासकों ने निर्माण कराया था। इनका निर्माण पूछा जा सकता कि किसने कराया था? शैलेंद्र शासकों ने कराया था। और शैलेंद्र शासक चंद्र गोमिन के प्रभाव में बौद्ध बने थे। और बंगाल का एक बुद्ध कुमार घोष शैलेंद्र का गुरु था जिसके आदेश पर शैलेंद्र राजा द्वारा तारा का मुहर, श्री विजय, सुमात्रा और जावा का बोरोबुदुर मंदिर बनाया गया। पेगु कहाँ पे? बर्मा में बुद्ध का आनंद मंदिर है। बुद्ध का आनंद मंदिर कहाँ पे है? पेगु में। पेगु कहाँ पे है? बर्मा में। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र, बालक की सुनियोजित शिक्षा का जो आरंभ होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के पश्चात होता था। उपनिषदों में गुरुकुल के स्थान पर आचार्य कुल का प्रयोग हुआ है। कृष्ण और बलराम ने संदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की। प्राचीन भारत के पाठ्यक्रम में 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विद्याएं, 18 शिल्प और 64 कलाएं शामिल थी। आचार्य या गुरु के प्रकार देखते हैं। आचार्य निःशुल्क पढ़ाते थे। उपाध्याय जीविकोपार्जन के लिए सशुल्क पढ़ाते थे। प्रवक्ता, क्षत्रिय, गुरु और ऋत्विक, ये गुरु के प्रकार, ठीक है। चरक, यायावर वो भ्रमणशील जो अध्यापक होते थे उनको चरक कहा जाता था, ठीक है। और ये घूम फिर कर शिष्यों का चुनाव कर ज्ञान का प्रसार करते थे। और उपनिषद काल में उद्दालक आरोणी, ऐसे ही उद्दालक जो आरोणी थे वो ऐसे ही चरक आचार्य थे। गुरुकुल में निवास करने वाले छात्रों को अंतेवासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतेवासी कहा जाता था। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो जीवन पर्यंत छात्र रहते थे उन्हें ब्रह्मव्रतधारी भी कहा जाता था। उपकुवार्ण जो शिक्षा प्राप्त कर गुरु दक्षिणा देकर लौट जाते थे। तीर्थकाक एक आचार्य का परित्याग कर दूसरे आचार्य के पास जाने वाले जो छात्र होते थे उसको तीर्थकाक कहा जाता था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ये 2 प्रकार की होती थी। स्त्रियां 2 प्रकार की होती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। वो एक तो होती थी सद्योवधु जो विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, यानी कि विवाह के बाद में विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, वो होती थी सद्योवधु। और एक होती थी ब्रह्मवादिनी जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य रहकर ज्ञानार्जन में लगी रहती थी, तो वो होती थी ब्रह्मवादिनी। और एक होती थी सद्योवधु, ठीक है। हिंदू शिक्षा के केंद्र देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भारत ने की थी। किसने की थी? भरत ने की थी। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो अभी नल्ले पार्क में है, उसकी जो स्थापना वो किसने की थी? भरत ने की थी। वो प्रशासन है जो तक्ष को सौंपा गया था। प्रशासन किसको? तक्ष को सौंपा गया था। यहाँ पर प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक था, कौटिल्य जिनको चाणक्य कहते हैं, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त,
कौशल नरेश, प्रसेनजीत, व्याकरणविद पाणिनि और पतंजलि ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन किससे जुड़ा हुआ है? जो जीवक था उससे, कौटिल्य से, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त से, कौशल नरेश, प्रसेनजीत से, व्याकरणविद जो पाणिनि की अष्टाध्यायी जिन्होंने लिखी थी, ठीक है, और पतंजलि ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसी ये तक्षशिला से जुड़े हुए थे ये सारे, ठीक है। और तक्षशिला को भारत का द्वार कहा गया, तक्षशिला को भारत का द्वार कहा गया है। और यह सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित था। यहाँ केवल द्विज द्विज वर्ग के विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। और शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत था। ध्यान रखना, ये तक्षशिला में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत था। और अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र चिकित्सा होती थी। तक्षशिला में क्या? नेत्र चिकित्सा भी होती थी। किसके अनुसार? अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र चिकित्सा भी होती थी। काशी, उपनिषद काल में ही काशी शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। कश्मीर शिक्षा शैव धर्म बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था। शैव धर्म और बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था। कौन? कश्मीर। और प्रसिद्ध विद्वान जो रत्नाकर है, ये हरिविजय है, इनका लेखक है रत्नाकर। और शिव स्वामी, ये शिवांग जिन्होंने लिखी थी। और क्षेमेंद्र वो उनका पुत्र, सोमेंद्र, कल्हण, मखंग, श्रीहर्ष कश्मीर के ही निवासी थे। श्रीहर्ष इंपोर्टेंट। धारा, ये परमाणु की राजधानी धारा पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का प्रधान केंद्र बन गया। धनंजय, पद्मगुप्त धनिक भी धारा में निवास करते थे। भोज परमार ने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कन्नौज, यह 7वीं से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का केंद्र रहा। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का केंद्र रहा। कौन? कन्नौज। अहिल पाटन, ये पूर्व मध्यकाल में, कब? पूर्व मध्यकाल में गुजरात के चालुक्य की कौन सी? चालुक्य वंश की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी तथा हिंदू व जैन दर्शन व शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर सोम प्रभाचार्य, हेमचंद्र, रामचंद्र, उदयचंद्र, जयसिंह, यशराज, वत्सराज, सोडल एवं मेरुतंग जैसे विद्वानों ने आश्रम प्राप्त किया। कांची, दक्षिण भारत में पल्लवों की राजधानी व शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। महाकवि दंडी, शूद्रक, बारावी ने कांची में ही अपने ग्रंथों की रचना की। वात्स्यायन व बौद्ध तर्कशास्त्र के जन्मदाता दिग्नांक ने कांची विश्वविद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त की। कदम वंशी राजकुमार म्यूर शर्मन ने भी कांची में शिक्षा प्राप्त की। मिथिला, उपनिषद काल में शिक्षा का केंद्र था। ये मिथिला क्या था? उपनिषद काल में शिक्षा का केंद्र था। मिथिला में गणेश ने नव्य न्याय के ग्रंथ व तत्व चिंतामणि की रचना की। घटिका, पल्लव काल में विद्यालयों को घटिका कहा जाता था। जो पल्लव काल में विद्यालय होते थे उनको क्या कहा जाता था? घटिका कहा जाता था। बिहार में औदंतपुरी, बिहार शरीफ तथा बंगाल में जगदल्ला रामपाल ने स्थापना की। और सोमपुरी भी प्रमुख विश्वविद्यालय थे। शिक्षा केंद्र को दी गई भूमि को साल भोगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साल भोगम कहा जाता था। और संघ को दी गई भूमि पालीचंद कहा जाता था। संघ को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? पालीचंद। ठीक है। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र, अब हिंदू को देख लिया, हम बौद्ध देखते हैं। बौद्ध नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला किसका था? तक्षशिला हिंदू, ठीक है, जिसमें संस्कृत जिसका माध्यम था। अब देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। बिहार में राजगिरी के पास, कहाँ पे? राजगिर या राजगिरी के पास वर्तमान बड़ा गांव ही प्राचीन नालंदा है। नालंदा के खंडरों की खोज किसने की थी? कनिंगम ने की थी। नालंदा के खंडरों की खोज किसने की थी? कनिंगम ने की थी। नालंदा बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। किसकी? सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। और 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमार गुप्त शासक था, ने यहाँ बौद्ध संघ को दान दिया व नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी इसकी स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय को खर्चे के लिए 200 गांवों का दान मिलता था। इसने 200 गांवों का दान मिलता था। नालंदा में रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक नामक 3 भवनों में धर्मगंज नामक एक भव्य पुस्तकालय था। धर्मगंज नामक भव्य पुस्तकालय किसमें था? नालंदा में था। ठीक है। और नालंदा महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। ध्यान रखना, जो नालंदा है वो किस शाखा का? महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हीनयान का नहीं था, ये किस शाखा का था? महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। कौन सा? नालंदा महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। सेनसांग के अनुसार नालंदा का संस्थापक शक्रादित्य। देखो, सेनसांग के अनुसार नालंदा का संस्थापक कौन था? शक्रादित्य। कुमार गुप्त प्रथम था। देखो, ये भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो शक्रादित्य ये किसकी उपाधि है? शक्रादित्य किसकी उपाधि है? कुमार गुप्त प्रथम की। कुमार गुप्त प्रथम की उपाधि कौन सी है? शक्रादित्य। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पहले जो महेंद्र वर्मन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, गुणभद्र, ये सब उनकी उपाधि थी। ये शक्रादित्य पूछा जा सकता कि शक्रादित्य किसकी उपाधि है? कुमार गुप्त प्रथम की है। कुमार गुप्त प्रथम की। कैसा था? ये गुप्त शासक था।
ठीक है, जिसने जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, और ये प्रथम, देखो कुमारगुप्त द्वितीय नहीं, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, हैनसांग के समय शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। कौन थे? शीलभद्र कहाँ का कुलपति था? नालंदा विश्वविद्यालय का था। ठीक है, वे समतट बंगाल के निवासी थे। कहाँ का निवासी था? बंगाल का निवासी था, समतट। ठीक है, और समतट बंगाल का निवासी थे। और धर्मपाल शीलभद्र के गुरु व पूर्व कुलपति थे। धर्मपाल इसका पूर्व कुलपति था और गुरु था इनके। हैनसांग ने शीलभद्र को सत्य एवं धर्म का भंडार कहा और शीलभद्र की मृत्यु पर हैनसांग ने कहा कि आज ज्ञान का नेत्र बंद हो गया है, संसार सागर से पार उतारने वाली नौका जाती रही। हैनसांग ने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की। हैनसांग के समय नालंदा में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा 1510 शिक्षक थे। कितने? 1510 शिक्षक थे और लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे अलग अलग देशों से। ठीक है, और हैनसांग ने यहाँ योग शास्त्र का अध्ययन किया। हैनसांग ने चीन लौट जाने के बाद प्रज्ञादेव नामक भिक्षु ने यहाँ के लिए उसके वस्त्रों का एक जोड़ा भेजा। नालंदा के प्रसिद्ध शिक्षकों में आर्यदेव एवं दिगनाग दक्षिण भारत के धर्मपाल कांची के गुणमती और स्तरमती वल्लभी के निवासी थे। इतसिंह के समय नालंदा के कुलपति राहुल मित्र थे। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाई। हर्षवर्धन ने पीतल व संघराम निर्मित करवाया। पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार करवाया। किसने कराया था? पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो पाल शासक ने कराया था। किसने कराया था? पाल शासक। कौन था? धर्मपाल ने। किसका कराया था? नालंदा का कराया था। नालंदा क्या था? महायान शाखा का विश्वविद्यालय था। ठीक है, किस धर्म से रिलेटेड था? बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, कि स्थापना किसने की थी? शक्रादित्य ने करी थी। शक्रादित्य क्या है? उपाधि है। किसकी है? कुमारगुप्त प्रथम की है। कुमारगुप्त कौन था? गुप्त शासक था। प्रभा मित्र, जिन मित्र, ज्ञान चंद्र, चंद्रपाल आदि अन्य विद्वान थे। जावा सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव में नालंदा में एक मठ बनवाया था और उसके निर्वाह के लिए पाल शासक देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाए। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु सर्वप्रथम नालंदा के विद्वान चंद्र गोमिन 8वीं शताब्दी व बाद में शांत रक्षित तिब्बत के। शांत रक्षित किसका नाम है? तिब्बत का नाम है। ठीक है, शांत रक्षित तिब्बत का नाम नहीं है। शांत रक्षित ये गुरु थे। शांत रक्षित को नालंदा में शिक्षित कश्मीरी भिक्षु पद्म संभव ने सहायता की थी। ये मतलब आदमी थे शांत रक्षित, धर्म का प्रसार करने के। नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था। ये वापस आया पॉइंट। नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन 1203 ईस्वी में दुष्ट खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया। उसके बाद बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में। कब? 8वीं शताब्दी में। किसने की थी? पाल वंशीय शासक ने की थी। कौन था? धर्मपाल था। ठीक है, धर्मपाल ने भागलपुर के पास अंतिचक में गांव में की थी। देखो धर्मपाल ने ये कहाँ पे था? पुनरुद्धार कराया था। पुनरुद्धार किसका? नालंदा का पुनरुद्धार पे कराया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल ने की थी बिहार में भागलपुर के पास अंतिचक में। विक्रमशिला को कोसी और गंगा के संगम पर स्थित होने के कारण शिला संगम भी कहते हैं। यहाँ 6 महाविद्यालय थे। कितने थे? 6 महाविद्यालय थे और प्रत्येक महाविद्यालय में 108 शिक्षक थे। महाविद्यालय के केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दीपांकर श्रीज्ञान अतिशा 11वीं शताब्दी के ने विक्रमशिला में शिक्षा व अध्यापन का कार्य किया। कुलपति भी रहे। कौन? दीपांकर श्रीज्ञान अतिशा का संबंध किससे है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? पाल शासक धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? पाल शासक धर्मपाल ने की थी। कब की थी? 8वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार के भागलपुर के पास अंतिचक गांव में है। किस नदी के संगम पर है? काशी और गंगा के संगम पर स्थित है। ठीक है, इस कारण इसको शिला संगम भी कहते हैं। तो देख लिया। और वे गौड़ बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ पे? बंगाल के रहने वाले थे। और कालांतर में, लेकिन उसके बाद तिब्बत नरेश चुनछुब के निमंत्रण पर तिब्बत गए और उस समय कुलपति शाक्य श्रीभद्र थे। लेकिन उस समय कुलपति कौन थे? शाक्य श्रीभद्र। विक्रमशिला के पश्चिम द्वार पर द्वार पंडित वागीश्वर कीर्ति था। विक्रमशिला में स्नातकों को पंडित तर्कालंकार व तर्क चक्रवर्ती की उपाधियां दी जाती थी। ठीक है, और यहाँ 6 द्वार पर पंडितों की समिति द्वार प्रवेश दिया जाता था। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे दुर्ग समझकर जला दिया।
ठीक है। और 7वीं शताब्दी के मध्य तिब्बत के राजा ग्याम्पो ने एक मंत्री थानवी को नालंदा में अध्ययन के लिए भेजा। नालंदा से तंत्र शास्त्र का एक विद्वान कमलशील कुछ समय बाद तिब्बत गया। वह तिब्बती विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित किया। विक्रमशिला तंत्रयान वज्रयान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसका था विक्रमशिला तंत्रयान वज्रयान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किसका? वज्रयान। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र तट पर स्थित वल्लभी नालंदा विश्वविद्यालय के साथ विकसित हुआ था। किसके साथ? ये किसके समकालीन था? नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन था। और सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय के साथ विकसित हुआ था और 7वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। 7वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। गुणमती व स्तरमती यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे। गुणमती और स्तरमती यहाँ के प्रमुख विद्वान थे। वे नालंदा में भी रहे और वे वल्लभी में 7वीं सदी में प्रमुख आचार्य थे। वल्लभी नगर की स्थापना मैत्रक वंशी शासक बटाक ने की थी। किसने की थी? मैत्रक वंशी शासक बटाक ने की थी। वल्लभी नगर की स्थापना मैत्रक वंशी शासक बटाक ने की थी। और वल्लभी विश्वविद्यालय के प्रथम विहार का निर्माण मैत्रक वंशी ध्रुवसेन प्रथम व पुत्री दद्दा ने करवाया था। वल्लभी हीनयान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो वल्लभी है वो किस धर्म की, किस शाखा का केंद्र था? तो हीनयान क्या है? बौद्ध धर्म की शाखा है। किसकी? बौद्ध धर्म की। तो वल्लभी किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। और वल्लभी के स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। अंततः अरब आक्रमणकारियों ने वल्लभी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और उसके बाद कुंभ मेलों के 4 स्थान देखते हैं। नासिक, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, उज्जैन, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में, प्रयाग गंगा यमुना संगम उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार गंगा नदी उत्तराखंड में। और प्रति 30वें वर्ष कुंभ तथा 12वें वर्ष महाकुंभ के मेले का आयोजन होता था। प्रत्येक 30वें वर्ष कुंभ का और प्रत्येक 12वें वर्ष किसका? महाकुंभ मेले का आयोजन होता था। ठीक है। अब देखेंगे प्राचीन भारतीय दर्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? प्राचीन भारतीय दर्शन देखेंगे। ठीक है। प्राचीन भारतीय दर्शन। वेदों की प्रमुख अवधारणा एकयवाद। क्या है? एकयवाद यानी कि मोनिज्म है। क्या है? मोनिज्म है। और ऋग्वेद में नासदीय सूक्त, अदिति सूक्त, पुरुष सूक्त में इसका उदाहरण मिलता है। वैदिक चिंतन का क्रमिक विकास प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। ठीक है। बहुदेववाद, पॉलीथेइज्म, एकाधिदेववाद, हेनोथिज्म। क्या? हेनोथिज्म। एकाधिदेववाद, हेनोथिज्म। एकेश्वरवाद, ये मोनोथिज्म। एकेश्वरवाद क्या है? मोनोथिज्म। और उसके बाद अद्वैत सत्तावाद या एकयवाद, मोनिज्म आया। सबसे पहला चिंतन क्या था? प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। ठीक है। उसके बाद बहुदेववाद आया। उसके बाद एकाधिदेववाद आया, मतलब एक से अधिक देव। ठीक है। उसके बाद एकेश्वरवाद आया। ठीक है। एकेश्वरवाद। उसके बाद अद्वैत सत्तावाद आया। ठीक है। उसके बाद एकयवाद, मोनिज्म आया। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन षड दर्शन है। जो सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीनतम षड दर्शन है। और ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका इस दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है। और इस दर्शन की मान्यता है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुई है। किससे? पुरुष और प्रकृति से संयोग से हुई है। इन दोनों के संयोग से हुई है। ठीक है। और योग के अंतर्गत अष्टांगिक योग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एवं समाधि है। व्यास ने योग सूत्र पर टीका तथा अल-बरूनी ने इसका अरबी अनुवाद किया था। अरबी अनुवाद किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। क्या किया था? अरबी में अनुवाद किया था। किसका किया था? योग सूत्र पर टीका लिखी थी उसका। किसने लिखी थी? व्यास ने लिखी थी। और गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की। अगर पूछा जाए कि जो न्याय सूत्र के रचयिता कौन है, तो उत्तर होगा गौतम। किसके रचयिता? न्याय सूत्र के। कौन थे? गौतम थे। जो भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है। तर्क विद्या का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है कौन सा? न्याय सूत्र। किसका है? गौतम का है। और पक्षिल स्वामी वात्स्यायन ने न्यायपाशी पर टीका लिखी थी। न्यायपाशी पर टीका किसने लिखी थी? पक्षिल स्वामी वात्स्यायन ने। ये पक्षिल स्वामी वात्स्यायन है, वो वात्स्यायन नहीं है कामसूत्र वाले। वेदों का ज्ञान मार्गी अंश वेदांत उत्तर मीमांसा है। वेदांत दर्शन का आधार वादरायण के वेदांत सूत्र अथवा ब्रह्म सूत्र है। इन ब्रह्म सूत्रों पर विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग टीकाएं
भाष्य लिखकर अलग अलग व्याख्याएं की। ब्रह्म सूत्र के जितने भाष्य लिखे गए उतने ही वेदांत सूत्र के संप्रदाय विकसित हुए। ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार मत और भाष्य शंकर अद्वैतवाद और केवलाद्वैतवाद ये शारीरिक भाष्य, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद और इन्होंने रचना की थी श्रीपास क्या थी भाष्य क्या है श्रीपास इनका। ठीक, मध्वाचार्य मध्व या मध्वाचार्य इन्होंने क्या दिया था द्वैतवाद दिया था। निबार्क ने क्या दिया था अद्वैतवाद। निबार्क का क्या है द्वैताद्वैतवाद। निबार्क का द्वैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। ये पूर्व मीमांसा भाष्य किसकी है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद की। द्वैताद्वैतवाद क्या है वेदांत परिजात निबार्काचार्य। ठीक है, मध्वाचार्य क्या द्वैतवाद दिया था जिनकी भाष्य क्या है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद श्री भाष्य। देखो मैंने वो इनको याद करने में कठिनाई आती है तो मैं एक सूत्र देता हूँ आपको। ये शंकराचार्य का क्या है अद्वैतवाद यानी कि रामानुज पहले देखो एक बार रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, निबार्क का द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। देखो द्वैत और अद्वैत में मतलब सोचो क्योंकि सारे कहानी इसके जरूरत है। द्वैत का मतलब होता है कि दो है, द्वैत का मतलब है कि दो है और अद्वैत का मतलब होता है कि दो नहीं एक है। तो देखो शंकर ने क्या कहा सब एक है यानी कि अद्वैत है। तो सब अद्वैत है सब एक है शंकर ने कहा। किसने कहा शंकर ने कहा यानी कि अद्वैतवाद किसने दिया शंकर ने दिया। फिर आए रामानुज ने कहा राम बोले सब एक तो है लेकिन खास एक है, थोड़ा खास एक यानी कि विशिष्ट का मतलब हो गया खास। द्वैतवाद यानी कि मतलब एक है लेकिन खास है, एक है लेकिन खास है। ये किसने कहा था रामानुज ने कहा था सब एक है लेकिन खास है। ठीक है, उसके बाद मध्व बोले नहीं दो है। क्या है इनकी दोनों की बात काट दी, नहीं एक नहीं है दो है। इसने क्या कहा द्वैतवाद का यानी कि सत्ता दो है मतलब पारलौकिक इहलौकिक। ठीक है, तो सत्ता दो है। मध्वाचार्य ने कहा नहीं द्वैतवाद है दो है। ठीक है, फिर आए निबार्काचार्य नींबू बोला कभी एक कभी दो, नहीं आप दोनों गलत हो, मतलब तीनों गलत हो। मध्वाचार्य को भी गलत ठहराया इनको रामानुज को कि नहीं तीनों तुम गलत हो। निबार्क ने कहा नींबू ने कहा कि कभी एक होते हैं कभी दो होते हैं, कभी एक कभी दो यानी कि द्वैतवाद कभी एक कभी दो। द्वैतवाद किसका है इसका मतलब द्वैतवाद किसका है निबार्काचार्य का है। ठीक है, फिर आए वल्लभाचार्य आए। वल्लभ बोले नहीं तुम सब गलत हो। उन्होंने कहा शुद्धाद्वैतवाद। क्या कहा शुद्धाद्वैतवाद कि द्वैतवाद तो है। ठीक है, मैं आपको बात की बात मानता हूँ कि द्वैतवाद तो है लेकिन शुद्ध द्वैतवाद है। द्वैतवाद भी शुद्ध है। क्या है शुद्ध है। द्वैतवाद है लेकिन शुद्ध है। एक है पर शुद्ध है, एक है पर शुद्ध है। किसने कहा था वल्लभाचार्य ने कहा था। अब मीमांसा देख लेते हैं। शंकर की क्या है शारीरिक भाष्य किसकी है अद्वैतवाद की। रामानुज की श्री भाष्य किसकी है रामानुज की विशिष्ट अद्वैतवाद से जुड़ी। पूर्ण भाष्य ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, पूर्व मीमांसा भाष्य याद रखा वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद की। और सर्वप्रथम कणाद ने भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया। ध्यान रखना जो परमाणु की परिकल्पना है। अब मतलब परमाणु जो ऊर्जा ये जो परमाणु नाभिक की ऊर्जा है रिएक्टर है बन रहे हैं देशों में अलग अलग देशों में और परमाणु जो बम बन रहे हैं तो जो परमाणु की खोज है वो ऋषि कणाद ने की थी। परमाणु का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने दिया था। मध्वाचार्य कब के हैं 14वीं शताब्दी के हैं कि सर्वदर्शन संग्रह में 16 भारतीय दर्शनों का वर्णन है। कितने 16 भारतीय दर्शनों का वर्णन है। और सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का विकास सत्व रजस और तमस यानी कि सत्गुण तम गुण और रजगुण, सत्गुण रजगुण और तम गुण यानी कि त्रिगुण का सिद्धांत है वो किसने दिया था सांख्य दर्शन का। किसका है सांख्य दर्शन का है। और गुणों से होता है इन 3 गुणों से होता है इस दर्शन के कुल 25 तत्वों इस दर्शन के कुल कितने इस दर्शन के प्रमुख कुल 25 तत्वों के साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। 25 तत्वों के साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। तो ये देखा हमने। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे षड दर्शन। ठीक है, षड दर्शन में पढ़ेंगे सांख्य दर्शन। ये कपिल ने दिया था। किसने दिया था कपिल ने दिया था। सांख्य दर्शन किसने दिया था कपिल ने दिया था। योग दर्शन किसने दिया था पतंजलि ने। योग दर्शन किसका है इसका है पतंजलि का है। न्याय दर्शन किसका है गौतम या अक्षुपाद का है। वैशेषिक किसका है कणाद या उल्लूक का है। मीमांसा किसने दिया था या मीमांसा या पूर्व मीमांसा का ये भी बात है किसने दिया था जैमिनी ने दिया था। ठीक है, उत्तर मीमांसा या वेदांत किसने दिया था बादरायण ने दिया था। ये उतना मतलब डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतना मतलब
कोई पूछे भी तो मतलब इतना याद रखना बहुत कठिन होता है, तो इसलिए ये डीप में मतलब सांख्य दर्शन क्या है, योग दर्शन क्या है, ये पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, किसने दिया था, बस ये याद रखो। सांख्य दर्शन में कौन कौन से आते हैं, सांख्य योग। सर दर्शन में कौन कौन से आते हैं, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा या पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा, या जिसको वेदांत भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत कहते हैं, मीमांसा सिर्फ मीमांसा है, उसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। और ये किसने दिया था, जैमिनी ने दिया था। उत्तर मीमांसा या वेदांत किसने दिया था, बादरायण ने दिया था। ठीक है, सांख्य दर्शन किसने दिया था, कपिल मुनि ने दिया था। सांख्य दर्शन किसने, कपिल ने दिया था। योग दर्शन किसने, पतंजलि ने। योग वाला ध्यान रखना, पतंजलि योग। न्याय, न्याय दर्शन, ठीक है, ये पतंजलि से देखो देखो बाबा रामदेव क्या करा था, योग करा था। किससे रिलेटेड है, पतंजलि से रिलेटेड, तो योग ऐसे याद रखो। ठीक है, न्याय, न्याय, न्याय किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। क्या किया था, न्याय किया था, तो न्याय ऐसे याद रखो। ठीक है, वैशेषिक किसका है, कणाद का है। कणाद या उल्लूक, कणाद या उल्लूक का क्या है, वैशेषिक है। ठीक है, सांख्य किसका है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, कपिल का। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ को 7 भागों में विभक्त किया गया। जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन किसका है, ये वैशेषिक कांध्या उल्लूक का है। इसके अनुसार जो पदार्थ होता है वो 7 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में, 7 भागों में विभक्त होता है। और मीमांसा वेद को 2 अंगों, कर्म कांड या ज्ञान कांड में कर्म आधारित है। ठीक है, और मीमांसा दर्शन के अनुसार वैदिक देवताओं का मंत्रों से कोई अस्तित्व नहीं है। मीमांसा के अनुसार, मीमांसा दर्शन के अनुसार इसको मीमांसा या पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, जिनके जिनके जैमिनी संस्थापक थे। ठीक है, इनके अनुसार, मीमांसा दर्शन के अनुसार वैदिक देवताओं का मंत्रों से कोई अस्तित्व नहीं है। और मीमांसा ये जो मीमांसा वेद के 2 अंगों कर्म कांड और ज्ञान कांड में कर्म पर आधारित है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें लोकायत यानी कि चार्वाक, लोकायत को क्या, चार्वाक दर्शन कहते हैं। लोकायत को क्या, चार्वाक को अनविक्षिकी के अंतर्गत माना गया है। इसके अंतर्गत अनविक्षिकी के अंतर्गत माना गया है। सबर स्वामी प्रभाकर कुमारी मीमांसा के दार्शनिक है। सबर स्वामी ने सबर भाषा लिखा। इसके 2 संप्रदाय हो गए, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र। कुमारिल ने संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया और कहा कि गृहस्थ जीवन में यज्ञ कर्मकांड कर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और मीमांसा दर्शन ज्ञान के स्वत प्रमाण्यवाद में विश्वास करता है। इसके अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति में ही ज्ञान का प्रमाणीय निहित है। अर्थात किसी वस्तु के ज्ञान के साथ साथ उसके सत्यता का भी निश्चय हो जाता है। ख्याति, भारतीय दर्शन में ब्रह्म को ख्याति कहा गया है। क्या कहा गया है, जो ब्रह्म होता है उसमें भारतीय दर्शन में ब्रह्म को ख्याति कहा गया है। और मीमांसा दर्शन में क्रांति ब्रह्म विषयक 2 मतों की स्थापना हुई। प्रभाकर मिश्र का आख्यातिवाद, क्या, आख्यातिवाद, और कुमारिल भट्ट का विपरीत ख्यातिवाद। मीमांसा दर्शन में केवल कुमारिल ही अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। प्रभाकर अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं। पूर्व शैल या पूर्व मीमांसकों की ही एक शाखा थी, शंकर या शंकराचार्य। शंकर का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कलाद्रि गांव में हुआ था, केरला में। और इनके पिता का नाम शिवपाद शेखर, पिता का नाम क्या था, शिवपाद शेखर। व गुरु का नाम गोविंद योगी था। और गोविंद योगी गौड़पाद के शिष्य थे। गोविंद ने ही शंकर को परमहंस की उपाधि दी थी। शंकर के अद्वैत वेदांत में जगत को माया काल्पनिक माना गया है। इसके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, वह जगत मिथ्या है। माया ब्रह्म की वह जादुई शक्ति है जिसके द्वारा ब्रह्म जगत की रचना करता है। ब्रह्म व जीव अद्वैत है। ब्रह्म और जीव क्या है, अद्वैत है, मतलब एक नहीं है, अलग अलग है ब्रह्म और जीव। और शंकर के अद्वैत के विरुद्ध 4 दार्शनिक संप्रदाय है वो सामने है। शंकर ने क्या दिया था, मतलब इन दोनों को अलग अलग मानता है, ब्रह्म और मनुष्य का। तो फिर है जो शंकर के अद्वैत के विरुद्ध 4 दार्शनिक संप्रदाय सामने आए। कौन कौन से आए, पहला आया रामानुज आया, जिन्होंने श्री संप्रदाय दिया, श्री संप्रदाय रामानुज। ठीक है, मध्वाचार्य क्या दिया था, ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय। विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय। निम्बार्काचार्य का सनक संप्रदाय। ये इंपोर्टेंट है, सनक संप्रदाय किसका है, निम्बार्काचार्य का है। विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय। मध्वाचार्य या मध्व का ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, रामानुज का श्री संप्रदाय। देखो जो चीज़ है मतलब इनको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे हमने और दर्शन पढ़े थे निम्बार्काचार्य का वो अलग था, तो इसमें हम इनको याद करेंगे कि ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि राम जी, देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ट्रिक ये है कि, ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि राम जी श्री लिख रहा है, राम जी क्या लिख रहा है, राम जी
राम जी श्री लेकर आए, ठीक है, राम जी श्री लेकर आए। तो जो रामानुज का क्या है, श्री संप्रदाय किसका है, रामानुज का, ठीक है। मध्व ब्रह्म ज्ञान फैलाए, जो मध्वाचार्य है उन्होंने क्या, ब्रह्म संप्रदाय, इनका क्या है, ब्रह्म संप्रदाय, उन्होंने क्या फैलाया था, ब्रह्म ज्ञान, यानी कि मध्व ब्रह्म ज्ञान फैलाए, मतलब कि मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। फिर रुद्र रूप, रुद्र रूप है वो किसने दिखाया था, वल्लभ ने दिखाया था। रुद्र रूप वल्लभ दिखाया, यानी कि विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य पूछा जाएगा, विष्णु स्वामी नहीं पूछा जाएगा, वल्लभाचार्य मेन नाम है, मुख्य नाम है। तो जो रुद्र रूप है वो किसने दिखाया था, वल्लभ ने, रुद्र रूप वल्लभ दिखाया। इसका मतलब हुआ कि जो रुद्र संप्रदाय है वो किसने दिया था, वल्लभाचार्य ने दिया था। फिर नींबू सनक में मुस्काए, जो नींबू यानी कि निबार्काचार्य किसमें मुस्काए, स्तनक में मुस्काए। इसका मतलब ये हुआ कि सनक संप्रदाय किसका है, निबार्काचार्य, निबार्काचार्य का। एक बार और देख देते हैं, राम जी श्री लेकर आए, यानी कि श्री संप्रदाय किसका, रामानुज का। मध्व ब्रह्म ज्ञान फैलाए, यानी कि ब्रह्म संप्रदाय किसका है, ब्रह्म संप्रदाय किसका है, मध्वाचार्य का। रुद्र रूप वल्लभ दिखाए, यानी कि जो आपका अरे वल्लभाचार्य का क्या है, रुद्र संप्रदाय, ठीक है। नींबू सनक में मुस्काए, यानी कि जो सनक संप्रदाय वो गुस्सा है, निम्बार्काचार्य का है। तो ऐसे करके हम देख लिया। नेक्स्ट अच्छा, ये रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। ध्यान रखना, जो रुद्र संप्रदाय ये इसके कौन थे, संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, विष्णु स्वामी थे। और आज भी ये संप्रदाय वल्लभाचार्य प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। यानी कि देखो विष्णु का नाम वल्लभ भी है, देखो विष्णु को हम वल्लभ भी कहते हैं, तो इसको लिए ये बात है, मतलब ठीक है, वल्लभाचार्य प्रवर्तित रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, शंकराचार्य ने कुमारिल से प्रयाग में भेंट की, और मंडन मिश्र व उसकी पत्नी उबिया भारती को शंकराचार्य ने नर्मदा के तट पर महिष्मती में शास्त्रार्थ में पराजित किया। और मंडन मिश्र बाद में श्रृंगेरी मठ के प्रथम अध्यक्ष बने। मंडन मिश्र की पहचान सुरेश्वराचार्य से की जाती है। और शंकर ने स्मृति संप्रदाय व 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की। शंकर की शिक्षाओं के फलस्वरूप उसके शिष्यों ने 825 ईस्वी में मालाबार तट से सुधार आंदोलनों की शुरुआत की। इन सुधारों के समय से ही कोलम सम्मत का प्रारंभ माना जाता है। कोलम सम्मत का प्रारंभ माना जाता है। शंकर ने पंचायतन पूजा को प्रारंभ किया, इसमें शिव मुख्य देवता होते थे। शंकराचार्य के जीवनीकार आनंद गिरी थे, कौन थे, आनंद गिरी थे। सौंदर्य लहरी के लेखक कौन थे, शंकर थे। सौंदर्य लहरी के लेखक कौन थे, शंकर थे। और शंकर दिग्विजय के लेखक कौन थे, माधव थे। शंकर दिग्विजय के लेखक माधव थे। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 8 मठ स्थापित किए थे। शंकराचार्य ने 8 मठ स्थापित किए थे चारों दिशाओं में। पहला है कौन सा है, उत्तर में कौन सा, उत्तर में बद्रीनाथ, जो कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। और ज्योतिषपीठ है, ये क्या है, ज्योतिषपीठ नाम है, उनका नाम क्या है, ज्योतिषपीठ कहते हैं बद्रीनाथ में जो है। और किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है, कर्नाटका में नाम क्या है, श्रृंगेरी पीठ है। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है, किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है, ठीक है। पूर्व में जाओगे तो पुरी में मिलेगा, कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, ठीक है। तो ये पुरी में मिलेगा, उड़ीसा में। ये उनका नाम क्या है, गोवर्धन पीठ है, नाम क्या है, गोवर्धन पीठ है। और ये बलभद्र या सुभद्रा को समर्पित है, ठीक है। और पश्चिम में क्या है, द्वारका या गुजरात में किसका है, कृष्ण का है। नाम क्या है, शारदा पीठ है, ठीक है। तो ऐसे जो उत्तर में उसका नाम ज्योतिष पीठ है, उत्तर में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, ठीक है। और पश्चिम में द्वारका गुजरात में शारदा पीठ। पश्चिम वाला कृष्ण को, ऑब्वियस सी बात है, द्वारका श्री कृष्ण ने बसाई थी, ठीक है। तो कृष्ण तो पूरी में जगन्नाथ है, गोवर्धन पीठ बलभद्र सुभद्रा का, ठीक है। और दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ नाम है, शिव को समर्पित है, उसको शिव को पूजा कर ले रही। और उत्तर में जाओगे बद्रीनाथ में, उत्तराखंड ज्योतिष पीठ है, ये विष्णु को समर्पित है। शंकराचार्य की 4 पीठों के अलावा कांची तमिलनाडु की कामकोटी की 5वीं पीठ के रूप में जानी जाती है। शंकराचार्य का मात्र 32 वर्ष की आयु में 820 ईस्वी में केदारनाथ में निधन हो गया था। और रामानुज ने शंकर के मायावाद का खंडन कर विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। किसने किया था, रामानुज ने किया था। किसके मत का खंडन किया, शंकरवाद की, कौन सा, मायावाद का खंडन कर, शंकर के मायावाद का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। किसने, रामानुज ने किया था। मध्वाचार्य ने 13वीं सदी के थे, उन्होंने शंकर के जो अद्वैत था उनकी आलोचना की और अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। किसने दिया, द्वैतवाद का मध्वाचार्य ने दिया था, जिसके अनुसार जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग वास्तविक सत्ताएं। जीव और ब्रह्म क्या है, दोनों अलग अलग और वास्तविक सत्ताएं हैं, ठीक है।
और भारतीय भौतिकवादी दर्शन को सार्वक या लोकायत दर्शन भी कहते हैं। जो भारतीय भौतिकवादी दर्शन है उसको लोकायत या सार्वक दर्शन भी कहते हैं। इसके प्रणेता आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। किसको? आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। इनका प्रमुख सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड। खाओ पियो मौज करो, किसने दिया था? ये चारवाक है भौतिकवादी दर्शन में। किसने दिया था? प्रणेता कौन थे? बृहस्पति को माना जाता है, आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। उसके बाद बात करेंगे प्राचीन डी। प्राचीन भारत में तोल माप। प्राचीन भारत में क्या? तोल माप। प्राचीन भारत में तोल माप। अंगुल, अंगुल ये रेखीय माप की इकाई होती थी। क्या? रेखीय माप की इकाई होती थी अंगुल। वेली क्या है? विस्तान या क्षेत्रफल मापने की इकाई वेली। कलम क्या है? 16 राज्यों में धान मापने की इकाई। 16 राज्यों में धान मापने की जो इकाई होती थी उसको कलम कहा गया। क्या कहा गया है? कलम कहा गया है। क्या है ये? धान मापने की इकाई है। ठीक है, नाम क्या है? कलम। कलंजू क्या है? ये भार की इकाई है। कलंजू भार की इकाई है। ठीक है। द्रोण क्या है? ये अनाज का माप है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रोण माप। ये अनाज की माप है, अनाज की माप। कलम 16 राज्य में धान मापने की इकाई क्या है? कलम। वेली क्या है? स्थान या क्षेत्रफल मापने की इकाई है। अंगुल रेखीय माप की इकाई है, एक रेखा में। ठीक है। नेक्स्ट द्रोण अनाज की माप। बढ़ते क्रम में सबसे पहले प्रस्थ, आटक, द्रोण, खारी। सबसे ऊपर प्रस्थ आ जाती है। प्रस्थ, आटक, एक द्रोण, खारी, ये सब क्या है? ये इकाइयाँ हैं मापतोल की। मापतोल की इकाइयाँ हैं। भूमि माप के लिए इकाई देखते हैं। अब क्या देखते हैं? जो भूमि की माप है उसके लिए जो इकाइयाँ होती है उसको देखते हैं। पाटक, आडवाप, द्रोणवाप, कुवल्य माप, निवर्तन, नल, धनु, इंदंड इत्यादि भूमि के नाप थे। जो ऊपर मैंने पढ़ा है द्रोण, ये अनाज माप की इकाई है, लेकिन द्रोण वाप की बात की जाए तो ये भूमि माप की इकाई है। क्या है? भूमि माप की इकाई है। ओके, तो ये सब माप थे, भूमि के नाप थे। आडवाप, द्रोणवाप, कुवल्य माप, निवर्तन, नल, धनु, इंदंड, ये सभी पूछ रहा है तो ये सब क्या है? भूमि के माप है। ओके, 4 आडवाप मिलकर एक द्रोण वाप बनाते थे। 4 आडवाप मिलकर एक द्रोण वाप मिलाते, द्रोण वाप बनाते थे। और 8 द्रोण वाप मिलकर एक कुल्य वाप बनाते थे। क्या? 8 द्रोण माप मिलकर एक कुल्य माप, और 5 कुल्य माप, 5 कुल्य वाप मिलकर एक पाठक बनाते थे। ठीक है, तो ये सब पाठक भूमि का सबसे बड़ा माप था। ध्यान रखना, जो पाठक है वो भूमि का सबसे बड़ा माप था। और सबसे छोटा माप क्या था? आडवाप। ठीक है। सिक्के देखते हैं। कर, कपदर्क, कपर्दक। कपर्दक क्या है? कपर्दक सैन्य शासकों के जो काल में जो कोड़ी होती थी, जो सैन्य शासक होते थे उनके काल में जो कोड़ी होती थी उनको उनको कपर्दक कहा जाता था। उनको कपर्दक कहा जाता था। पुराण क्या है? सैन्य काल में जो चांदी के सिक्के होते थे, सैन्य काल में चांदी के सिक्के होते थे उनको पुराण कहा गया है। पदमटक, पदमंटक क्या है? दक्षिण के पश्चिमी चालुक्य शासकों के सोने के सिक्के। दक्षिण के पश्चिमी चालुक्य शासकों के जो सोने के सिक्के होते थे उनको पदमंटक कहा जाता है। क्या? मंडक। वरा क्या है? वरा दक्षिण में सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का। कहाँ पे? दक्षिण में प्रचलित एक सोने का सिक्का है वरा। ठीक है। मायू या कलंजू, अच्छा ये। और इसी सिक्के को कन्नड़ भाषा में पौन या हुन और संस्कृत में निष्क कहा जाता है। तो वरा एक क्या है? वरा एक प्रकार का सिक्का है। कहाँ पे प्रचलित था? दक्षिण भारत में प्रचलित था। और इसी सिक्के को कन्नड़ भाषा में कन्नड़ में पौन, इसको वरा को कन्नड़ में पौन या हुन, और संस्कृत में निष्क वरा को ही कहा गया है। ठीक है। सिक्के को माऊ या कलंजू, ये छोल काल में सोने का सिक्का होता था। छोल काल में क्या होता था? सोने का सिक्का होता था। ठीक है। काशू क्या है? काशू दक्षिण भारत में सिक्का होता था। दक्षिण भारत का सिक्का काशू। ठीक है। द्रम ये 16 पौंड के बराबर चांदी का सिक्का होता था। 16 पौंड के बराबर एक सिल्वर का चांदी का सिक्का होता था। ठीक है। द्रुमस्टक ये जो द्रम है, द्रम इसका 8वां भाग, इसका जो 8वां भाग है उसका 8वां भाग ये द्रुमस्टक का अलग था। मासक या पण ये तांबे का सिक्का होता था। मौर्य काल में पण या चांदी का सिक्का था। काकड़ी क्या है? तांबे का सबसे छोटा सिक्का। तांबे का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सिक्का होता था, जो 20 मास या पण के बराबर होता था। धानक क्या है? धानक 4 कर्षापण के बराबर सिक्का होता था। क्या? 4 काशापण के बराबर सिक्का। ठीक। सुवर्ण ये 12 धानक या 48 काशापण के बराबर सोने का सिक्का होता था। यंद यूनानी राजाओं ने 67.2 ग्राम का एक द्रेकम नामक सिक्का चलाया था सुवर्ण। ठीक है। 12 धानक के। अब देखते हैं ओवल क्या है। ओवल ये आपका जो द्रेकम का छठा भाग होता था। उसको ये कहा जाता था। ठीक है। और
11.2 ग्राम का सिक्का होता था। रही क्या, रही वैदिक काल में चांदी का सिक्का, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट देखिए। रही क्या है, वैदिक काल में चांदी का सिक्का रही कहलाता था। शतमान, शतमान, शतमान ये चांदी का सिक्का होता था। शतमान क्या है, शतमान एक चांदी का सिक्का है। शतमान क्या है, चांदी का सिक्का है। ठीक है। गधे या गधिया, गधे या गधिया ये भी एक प्रकार का सिक्के पूर्व मध्यकाल में राजस्थान और मालवा में प्रसिद्ध थे। इन सिक्कों को गोहिलों तथा छमानों का बना जाता है, गोहिलों और चौहानों का। ठीक है। विषोमपाक, विषोमपक ये पूर्व मध्यकाल का सबसे छोटा सिक्का था। यह ड्रम का 20वां हिस्सा होता था। रूपक ये भी एक सिक्का था। और प्राचीन प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक सुवर्ण सिक्के का भाग 80 रत्ती या 16 मास के बराबर होता था। रत्ती या रत्ती का तौल की सबसे छोटी इकाई थी। पण का औसत भार कितना, 56 ग्राम है। पण का औसत भार कितना है, 56 ग्राम है। प्राचीन काल में पल 1 धरण 10 पल के बराबर होता था। मुद्रा आपकी इकाई होती थी। एक पल 4 कष के बराबर होता था। 4 कष 16 मास के बराबर होता था। और अतः एक पल 64 सुवर्ण मास के बराबर होता था। और एक मास 5 रतिका के बराबर होता था। तक्षशिला, विदिशा, एरकिन, भागिल, कोरर, उज्जैन, त्रिपुरी, माहिष्मती, तग्गर, अयोध्या, राजगढ़, राजगढ़ आदि के वाराणसी, राजगढ़, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी नगरों ने अपने अपने नाम से सिक्के चलाए थे। हूण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चलाई। ध्यान रखना, जो हूण शासक थे उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चलाई थी। हूण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चलाई थी। तोरमान व मिहिर कुल के चांदी के सिक्के ही मिलते हैं। और तोरमान और मिहिर कुल के चांदी के सिक्के ही मिलते हैं। उत्तम चोल पहला चोल शासक था। ध्यान रखना, जो उत्तम चोल है ये पहला चोल शासक था जिसने जिसने चोल वंश में सोने के सिक्के जारी किए। लगभग 400 वर्षों के अंतराल के बाद त्रिपुरी, दाहल की कलचुरी शासक गांगे देव ने प्रथम बार उत्तरी भारत में फिर से सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है। और इन सिक्कों पर कमल का फूल धारण किए हुए लक्ष्मी की आकृति अंकित होती थी। किस पर, गांगे देव ने प्रथम बार उत्तर भारत में। ठीक है। याम एक रात्रि दिन का 8वां भाग 3 घंटे का था। याम एक रात्रि दिन का 8वां भाग होता था। रात्रि दिन का 8वां भाग या 3 घंटे का होता था। दूरी हम माप की इकाई देखते हैं। 8 योग बराबर 1 अंगुल या इस तरह कोई नहीं पूछे, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये देख लो, अगर आपको इंपोर्टेंट लगे, अगर आप नेट टीआरएफ का या प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो इन हिस्ट्री सब्जेक्ट, तो यू कैन आप इनको देख सकते हैं। इसके सब दे सकते हो, किस तरह से होते हैं याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं ई सेक्शन। इसमें देखते हैं हम विविध तथ्य देखेंगे प्राचीन भारत के, मिसलेनियस फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत में उत्तराधिकार के नियम और सामाजिक नियम देखेंगे। उत्तराधिकार के नियम और सामाजिक नियम एवं स्मृतियों से संबंधित तथ्य देखेंगे। स्मृतियों से संबंधित तथ्य देखेंगे हम। तरह है बंगाल के जीमूत वाहन ये 12वीं शताब्दी की रचना। दाएं भाग के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार और पिता की मृत्यु के बाद ही हो सकता था। जबकि विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा, ये देखो मिताक्षरा किसकी रचना है, विज्ञानेश्वर की है। मिताक्षरा किसकी है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है। क्या है, मिताक्षरा। और याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका के अनुसार पुत्र जन्म के साथ ही पिता के जीवित रहते हुए पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता था। विज्ञानेश्वर के मत को जन्म स्वत्ववाद भी कहा जाता है। दाएं भाग वो मिताक्षरा में हिंदू विधि पर टीका टिप्पणी लिखी गई है। ठीक है। और जीमूतवाहन की पुस्तकें देखते हैं। पहली है काल विवेक, शुभ कार्यों के लिए, मुहूर्त गणना के लिए। ठीक, व्यवहार मात्र का या न्याय और रचना मात्र का, इसके 5 भाग है। पहली है व्यवहार मुख, भाषा पद, उत्तरा पद, और चौथा है क्रिया पद, और 5वां निर्णय पद। दाएं भाग क्या है, यह उत्तराधिकार पर मनुस्मृति के अनुसार की गई व्यवस्था है। हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 की दाएं भाग से प्रेरित था। दाएं भाग में पुत्र विहीन विधवा को मृत पति की संपत्ति में अधिकार दिया गया है। दाएं भाग पर 16वीं सदी में श्रीनाथ आचार्य चूड़ामणि ने दाएं भाग पर टिप्पणी लिखी और रघुनंदन भट्टाचार्य ने 16वीं सदी में दाएं भाग पर टीका दायित्व लिखी। और श्री कृष्ण तर्क अलंकार ने 18वीं सदी में दाएं भाग पर टीका लिखी। सर्वप्रथम कौटिल्य ने पुत्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदार घोषित किया। किसने, कौटिल्य ने किया था। किसको, पुत्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदार घोषित किया। और स्त्री धन का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो अर्थशास्त्र में मिलता है। स्त्री धन का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें मिलता है। कौटिल्य ने स्त्री धन को शुल्क, अन्वाध्याय, अधिवेदनिक और बंधुदत्त भी कहा है। ये सब इनके नाम है। ठीक है। और रघुनंदन भट्टाचार्य ने 16वीं शताब्दी में दाएं भाग टीका दायित्व में लिखी
और श्री कृष्ण धन ये जगह हमने सर्वप्रथम कौटिल्य ने सही देख लिया हमने। स्त्री धन का जो प्रथम उत्तराधिकारी पुत्री को माना जाता था और कात्यायन के अनुसार स्त्री अपने स्त्री धन को बेच सकती थी। मिताक्षरा में श्रेणी की पूर्ण परिभाषा मिलती है। जो श्रेणी होती थी उसकी जो पूर्ण परिभाषा वो कहाँ पे मिलती है? मिताक्षरा में मिलती है। कहाँ पे? मिताक्षरा में। और आपस्तम धर्म सूत्र में नियोग प्रथा को अनुचित बताया गया है। यह जो आपस्तम धर्म सूत्र है, आपस्तम धर्म सूत्र में नियोग प्रथा है उसको अनुचित बताया गया। मनुस्मृति में नियोग प्रथा को पशु धर्म बताया गया। जो मनुस्मृति में जो ये नियोग प्रथा होती थी उसको पशु धर्म बताया गया है। मनुस्मृति में नियोग प्रथा को पशु धर्म बताया गया है। और असुलायन ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। असुलायन ग्रह सूत्र में कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कोंकण के शिलाहार वंश के राजा अप्रहार्क ने 12वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखी। स्मृतियों के अनुसार मथुरा की स्थापना भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने की थी। किसने की थी? शत्रुघ्न ने की थी। अग्निपुराण में कृषि में वृद्धि के लिए राजा के 8 कर्तव्यों का वर्णन है। कितने? 8 कर्तव्यों का वर्णन है। और स्मृति चंद्रिका के लेखक देवन भट्ट थे। कौन है? देवन भट्ट। और माधव विद्यारण्य विजयनगर के हरिहर और बुक्का के गुरु थे। कौन? माधव विद्यारण्य के विजयनगर के जो हरिहर बुक्का थे उनके गुरु थे। उन्होंने पाराशर स्मृति पर काल ने टीका लिखी। किसने लिखी थी? माधव विद्यारण्य ने। और विज्ञानेश्वर मनुस्मृति का भाष्यकार मदन परिजात का लेखक था। ठीक है। जाति प्रथा की आलोचना करने वाले जो ग्रंथ है, जाति प्रथा की आलोचना करने वाले ग्रंथ वज्र सूची का लेखक अशोकोस को माना जाता है। वार रुचि ने प्राकृत प्रकाश पर किसने लिखी थी? वार रुचि ने किस पर? प्राकृत प्रकाश पर पुस्तक लिखी थी। और 11वीं सदी में रमई पंडित ने शून्य पुराण की रचना की थी। किसने? रमई पुराण की रचना कितने की थी? रमई पंडित ने। ठीक है। शून्य पुराण कब की थी? 11वीं सदी में। और ब्रह्मगुप्त ने जो ध्यान संग्रह किसने लिखा था? ब्रह्मगुप्त ने। क्या? ध्यान संग्रह किसने? ब्रह्मगुप्त का ध्यान संग्रह। ठीक। और भास्कराचार्य 1014 से 1185 ईस्वी में इनका जो ये जीवन काल है भास्कराचार्य का, ये क्या थे? गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य क्या थे? भास्कराचार्य गणितज्ञ थे। ठीक है। और इन्होंने संस्कृत में सिद्धांत शिरोमणि, संस्कृत में किस लैंग्वेज में? संस्कृत में क्या लिखी थी? सिद्धांत शिरोमणि और करण कौतूहल नामक ग्रंथ लिखे थे। किसमें? संस्कृत में। और ब्रह्मगुप्त ने ध्यान संग्रह लिखा। और भट्टोत्पल 10वीं सदी के गणितज्ञ थे। ठीक है। भट्टोत्पल क्या थे? भट्टोत्पल ये भी गणितज्ञ थे। भट्टोत्पल क्या थे? ये भी गणितज्ञ थे। कब थे? 10वीं सदी के। 10वीं सदी के गणितज्ञ थे भट्टोत्पल। और हेमचंद्र ने व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम लिखा। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम किसने? हेमचंद्र ने। ठीक है। और क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी लिखी। ध्यान रखना, रामायण मंजरी किसकी है? रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की। किसकी है? क्षेमेंद्र की। क्या है? रामायण मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र की है। और बाणभट्ट ने सती प्रथा का विरोध करते हुए आत्महत्या का इसे बाणभट्ट ने सती प्रथा का विरोध किया। बाणभट्ट ने सती प्रथा का विरोध किया और इसे क्या कहा? आत्महत्या के समान बताया। ठीक है। ब्याज देखते हैं। बोधायन, गौतम, कौटिल्य, मनु ने 15% ब्याज दर को विधि सम्मत बनाया। 15% तक ब्याज दर हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा विधि सम्मत नहीं है। किसने? बोधायन, गौतम, कौटिल्य। ठीक है। मनु। और मनु ने 4, गौतम ने 6, बृहस्पति में 6 प्रकार के ब्याज का उल्लेख किया है। भोगा लाभ, गिरवी पर मिलने वाला जो ऐसा ब्याज, गिरवी पर मिलने वाला ऐसा ब्याज जो उपभोग के रूप में प्राप्त होता है, वो भोग लाभ होता था। ठीक। चिकित्सा देखते हैं। सुश्रुत संहिता प्राचीन भारत का प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। तो सुश्रुत संहिता क्या है? ये प्राचीन भारत का आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें शल्य चिकित्सा का विवरण है। और महाभारत में नकुल अस्त्रचिकित्सा के विशेषज्ञ थे। नकुल क्या थे? अस्त्रचिकित्सा के विशेषज्ञ थे महाभारत में नकुल। ठीक। और सुरेश्वर ने वक्सा आयुर्वेद की रचना की थी। किसने? सुरपाल ने। और सुरपाल ने या सुरेश्वर ने वक्सा आयुर्वेद की रचना की थी। वक्सा आयुर्वेद की। ठीक है। और हिमाद्री में चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखी। इसने व्रत विधान का वर्णन है। क्या? व्रत विधान का वर्णन है। हिमाद्री ने चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद रहस्य में लिखी। और हिमाद्री पंत देवगिरी के यादव राजा महादेव 1259 से 1271 ईस्वी और राजा रामचंद्र 1271 से 1309 ईस्वी के प्रधानमंत्री थे। नीति विषयक रचनाएं देखते हैं।
चंडेश्वर ठाकुर 14वीं सदी हुए थे। उन्होंने विवाद रत्नाकर, ग्रस्त रत्नाकर और कृत्य चिंतामणि, राजनीति रत्नाकर आदि ग्रंथ लिखे थे। चंडेश्वर ठाकुर ने सत रत्नाकर लिखे हैं। ये कृत्य रत्नाकर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको अगर इंपॉर्टेंट लगे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके या स्टॉप करके एक पढ़ सकते हो। मैं यूपीएससी के दर्शकों से पढ़ा रहा हूँ, तो और जो अन्य स्टेट पीसीएस होते हैं इंदा उनके दर्शकों से, अगर आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी मतलब जो टीचर्स होते हैं उनका एग्जाम दे रहे तो हिस्ट्री की स्पेशल में, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन यूपीएससी में इतना कोई डीपली कोई नहीं पूछता, ठीक है। राजनीतिक रत्नाकर 8वां रत्नाकर थी, राजनीतिक रत्नाकर 8वां रत्नाकर थी। और राजनीतिक रत्नाकर के सिद्धांत के आधार पर कई राजघरानों के राजा अपना राज्य प्रबंध करते थे। इसके अलावा चंडेश्वर ने ज्योतिष शास्त्र में नई रचना कृत्य चिंतामणि लिखी थी। सार संग्रह प्राचीन भारत। प्राचीन काल में मेवाड़ को मेदपाट, मेड़ता को मेदन तक तथा मारवाड़ को मरुवाड़ कहा जाता। क्या? मरुवाड़ कहा जाता। पूर्व मध्यकाल में दूसरी हट कपड़े का बाजार था। और पाली ग्रंथों में 3 प्रकार की गांवों का उल्लेख है। प्रथम कोटि में वे गांव थे जिनमें सभी वर्णों और जातियों के लोग रहते थे। इन गांवों का मुखिया भोजक कहलाता था। क्या? भोजक कहलाता था। और दूसरी कोटि में शिल्पी ग्राम थे, दूसरी श्रेणी में शिल्पी ग्राम थे। ये गांव अन्य गांवों के लिए बाजार का कार्य करते थे। तीसरी कोटि में सीमांत ग्राम आते थे जो जंगल के किनारे बसे होते थे, जो जंगल के किनारे बसे होते थे। और इन गांवों में बहेली और शिकारी रहते थे। कौन रहते थे? बहेली और शिकारी रहते थे। बुद्ध काल में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक और ग्रामणी को ग्रामिक कहा जाता था। किसमें? बुद्ध काल में देख रहे हैं हम, ठीक है। बलिकर ये जो वैदिक काल में स्वैच्छिक था। जो बलिकर होता था, ये कर होता था, एक टैक्स होता था। जो वैदिक काल में हम जाते हैं तो ये वहाँ पे स्वैच्छिक था, मतलब जबरदस्ती ये नहीं लिया जाता था, ठीक है। और बुद्ध काल में किसानों द्वारा देना है जो ये अनिवार्य होगा। लेकिन जब हम बुद्ध काल में आते हैं तो किसानों को जो बलि कर देना वो अनिवार्य हो गया उनके लिए, ठीक है। लेकिन ये पहले वैदिक काल में ये स्वैच्छिक था, बाध्यकारी नहीं था किसानों के लिए। लेकिन बुद्ध काल में किसानों के लिए अनिवार्य हो गया। और बलि की वसूली के लिए जो नियुक्त जो अधिकारी होते थे उनको बलि साधक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि साधक कहा जाता था। और बलि उपज का कितना कौन सा हिस्सा होता था? एक 1/6 हिस्सा होता था। 1/6 हिस्सा होता था। कितना? 1/6वां हिस्सा होता था। 6वां हिस्सा होता था, उपज का 6वां हिस्सा, ठीक है। बलि साधक वो जो अधिकारी होता था वसूली करने के लिए। और बलिकर वैदिक काल में स्वैच्छिक था, बुद्ध काल में अनिवार्य हो गया किसानों के लिए। और व्यापारियों से ठूंगी वसूल करने वाला जो अधिकारी है वो शौल्किक, क्या? शौल्किक शुल्क का अध्यक्ष कहलाता था। कब? व्यापारियों से ठूंगी करने वाला शौल्किक, ठीक है। शौल्किक कौन है? व्यापारियों से ठूंगी वसूल करने वाला, ठीक है, शुल्क अध्यक्ष। और शिल्पियों से महीने में 1 दिन राजा के लिए काम करा जाता था। जो शिल्पी होते थे उसमें महीने में 1 दिन है वो राजा के लिए काम करना पड़ता था उनको, ठीक है। और व्यापारी से ठूंगी वसूल करने वाला अधिकारी शौल्किक कहलाता था या शुल्क अध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। और विदिशा नगर वेत्रवती नदी के किनारे पर स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो विदिशा बिहार में है वो किस नदी पर? विदिशा वेत्रवती। कौन सी नदी? वेत्रवती नदी या वेत्रवती नदी के किनारे था। कौन सा? विदिशा नदी के किनारे स्थित था। और संत ज्ञानेश्वर का जन्म महाराष्ट्र के आलिंदी गांव में, त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। ध्यान रखना, जो संत ज्ञानेश्वर उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आलिंदी गांव में हुआ था। त्यागराज का कहाँ हुआ था? त्यागराज का तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था, ठीक है। और डीडी कोसाम्बी ने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। और कनिंघम के प्रयास हेनसांग के यात्रा विवरण पर आधारित है। जो कनिंघम के जो प्रयास है वो हेनसांग के यात्रा विवरण पर आधारित है। औदुंबर एवं चांडाल के सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन है। लोकार्क सूर्य को कहा जाता है। लोकार्क किसको? सूर्य को कहा जाता है। हरिभद्र सूर्य की सम्रादित्य कथा का संबंध ब्राह्मण संप्रदाय से है। जो ये हरिभद्र सूर्य की जो सम्रादित्य कथा है उसका संबंध किससे है? ब्राह्मण संप्रदाय से, ठीक है। और विष्णु कुंडिल वंश के जो शासक माधव वर्मन प्रथम ने 11 असुर जीते थे। विष्णु कुंडिल वंश के शासक विष्णु कुंडिल वंश के शासक माधव वर्मन प्रथम ने 11 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। कितने? 11। हरिभद्र सूर्य की सम्रादित्य कथा का संबंध ब्राह्मण संप्रदाय से है। विष्णु को नहीं देखा हमने। पाणिनि ने युते व मालव गण को अयुजीवी शंका है। मथुरा में 7 व पद्मावती में 9 नागवंशी राजाओं का ने शासन किया था, ठीक है। और मासा तुवान थल व्यापारी ने कागज पर लिखित प्राचीन पांडुलिपि शतपथ ब्राह्मण है जो कश्मीर से प्राप्त हुई है। यह 1089 ईस्वी की है। इसके बाद गुप्त गुजरात से प्राप्त प्राचीन पांडुलिपि मानी जाती है 1223 से 24।
ठीक है। और ब्राह्मण युग 800 ईस्वी से 800 ईस्वी से पूर्व से वह 600 ईसा पूर्व सूत्रकाल से तक्षशिला की खोज 1863 ईस्वी में कनिंगम ने की थी। किसने की थी? कनिंगम ने की थी। कब? 1863 ईस्वी में। भद्रशिला नामक तक्षशिला कथा। भद्रशिला, देखो तक्षशिला का नाम भद्रशिला भी है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि तक्षशिला का नाम भद्रशिला भी है, तक्षशिला का नाम भद्रशिला भी है। और नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान है। ये क्या है? पाली अनुसंधान संस्थान। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान है, जहाँ पाली साहित्य में बौद्ध धर्म का अध्ययन व शोध कार्य होता है। जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में सर्वप्रथम अष्टांग यानी शतरंज का उल्लेख है। देखो शतरंज का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? सूत्र कृतांग में। ये क्या है? जैन ग्रंथ है, ठीक है। नाम क्या था? शतरंज का अष्टपाद। और ताल गुंद प्रशस्ति के जो लेखक है वो कुब्ज व हरा प्रशस्ति के लेखक रवि शांति है। कौन है? रवि शांति। किसके? हरा प्रशस्ति। और तालगुंद प्रशस्ति के लेखक कौन है? कुब्ज। और तालगुंद प्रशस्ति कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। जो तालगुंद प्रशस्ति है वो कहाँ पे? कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। और इसमें कदम राजा मयूर शर्मा की कांची में शिक्षा प्राप्त करने और पल्लव सैनिकों द्वारा अपमानित किए जाने पर राज्य स्थापित किए जाने का वर्णन है। यह कदम राजा शांति वर्मा के समय लगभग 460 ईस्वी में एक स्तंभ लेख पर लगवाई गई है। मयूर शर्मन मानवीय गोत्र का ब्राह्मण था। लेपाक्षी मंदिर परिसर में नंदी की एक भारी भरकम मूर्ति है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कहाँ पे? लेपाक्षी मंदिर के परिसर में भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति है लेपाक्षी मंदिर में। और वस्ताप ने माबर क्षेत्र को हिंद की कुंज कहा है, ठीक है। और बागिले की मुद्राएं नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई। कहाँ से? जो बागिले की मुद्राएं वो कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा से प्राप्त हुई है। भविष्य पुराण में चतुर्वर्णों के कर्तव्य दायित्वों की चर्चा की गई। इसमें रानी विक्टोरिया के शासन की घोषणा की गई है। पूर्व मध्यकाल 900 से 1300 ईस्वी में लेख पद्धति में कृषक उत्पीड़न के साक्ष्य मिलते हैं। लेख पद्धति शासक द्वारा भूमि संस्था के लिए जारी किया गया आदर्श दस्तावेज होता था। आदर्श दस्तावेज होता था, ठीक। और परवणिकर या वणिकर आयात निर्यात व्यापार पर कर था। और काहिरा जेनेवा प्रलेखों में दक्षिण भारत व अरब व्यापार का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और सामंतवाद का अंग्रेजी पर्याय फ्यूडलिज्म की उत्पत्ति जर्मन शब्द फ्यूड से हुई है, समझा, ठीक। और पूर्व भाग पर दिए गए राज्य के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग अंकन पांचाल वंश की मुद्राओं की विशेषता। कपिल वस्तु महाविहार अंकित जो मुद्रा है वो पिपुरवास से प्राप्त हुई है। कपिल वस्तु की जो महाविहार की अंकित जो मोहर है वो कहाँ से? पिपुरवास से प्राप्त हुई है। और प्राचीन धर्म ग्रंथों में कृष्ण का इंद्र के साथ विरोध का उल्लेख मिलता है। उड़ीसा के गजपति वंश का जो संस्थापक वो कौन था? कपिलेंद्र था। कौन था? कपिलेंद्र। ठीक। और मनुस्मृति के अनुसार राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्रपट्टिका पर लिखे जाते थे। किस पर? इस पर ताम्रपट्टिका पर लिखे जाते थे। कलिंग की राजधानी दंतपुर व सोवियत की राजधानी रोरूप थी। सोवियत की राजधानी क्या थी? रोरूप थी, ठीक है, जबकि कलिंग की राजधानी दंतपुर। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल। वीरभानपुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। से नियमित खेती का साक्ष्य मिला है। छोल वंश वेद नारायण मंदिर। छोल वंश क्या है? वेद नारायण मंदिर। और सोम वंश का लिंगराज मंदिर। जो लिंगराज मंदिर है वो किसका है? सोम वंश का। लिंगराज मंदिर सोम वंश से संबंधित है। वेदनारायण मंदिर किससे संबंधित है? छोल वंश से संबंधित है। और वैरोटिया जैन महाविद्या जिस पर सर्पवाहन शिल्पांकित किया गया है। रुद्रांबा देवी 13वीं सदी में वारंगल के काकतीय वंश की रानी की भारत के श्रृंगवेरपुर सिंगर और इलाहाबाद से भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नाट्य दर्पण की रचना रामचंद्र और गुणचंद्र ने की थी। अपार व सुंदर मूर्ति कांची के शैव संत थे। अपार और सुंदर मूर्ति कांची के कौन थे? कांची के थे। और क्या थे? ये शैव संत थे। क्या थे? शैव संत। दीर्घ निकाय हिंदी अनुवाद का इनका जो हिंदी अनुवाद वो किसने किया था? राहुल सांकृत राय ने किया था। ये हिंदी कवि थे।
गुप्त युगीन ब्राह्मी जो अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमा है वो दुर्जनपुर से मिली है। तो ये ब्राह्मी लिपि किस काल की? गुप्त युगीन की, ठीक है। और काशी के काशी को किकट क्षेत्र कहा जाता है। किकट क्षेत्र किसका नाम है? काशी का है, किकट काशी का, ठीक है। और बोध गया में सुजाता ने बौद्ध विहार दान दिया था। और वैदिक काल में कुम्हार को कोलाल कहते थे। वैदिक काल में कुम्हार को क्या? कुम्हार को कोलाल कहते थे, ठीक है। और कुणाल से भी गर्त निवास के अवशेष मिले हैं। योधे चांदी के सिक्कों पर पणमुख कार्तिकेय का चित्र मिलता है। श्वेतांबर मत के संस्थापक स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मलिनाथ स्थिर तीर्थंकर है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो मलिनाथ वो स्थिर तीर्थंकर। और सर्वप्रथम हिरण्यकार शब्द यजुर्वेद में मिलता है। ध्यान रखना, तो ये कर इस पर एक प्रकार का टैक्स होता था, कर होता था। इसका जो सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। अष्टफलक श्वेतांबर मत से संबंधित है। चीन की महान दीवार का निर्माण हान वंश के शासक शी हान टी 247 से 210 ईस्वी ईसा पूर्व ने करवाया था। इसका उद्देश्य शकों के हमले की रक्षा करना था। 11वीं शताब्दी में कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र, कुतुबनुमा क्या है? दिशा सूचक यंत्र, दिक्सूचक यंत्र या दिशा सूचक यंत्र है। कब का? 11वीं शताब्दी का चीन में आविष्कार हुआ था, जिससे समुद्री यात्रा सुगम हो गई। शिलाहार राजाओं ने भारत में पारसी धर्म को संरक्षण प्रदान किया। किस शासकों ने? शिलाहार शासकों ने। और शांति देव ने शिक्षा समुच्चय की लिखी थी। किसने लिखी थी? शिक्षा समुच्चय किसने लिखी थी? शांति देव ने लिखी थी। क्या? शिक्षा समुच्चय किसने लिखी थी? शांति शासकों। और शिलाहार राजाओं ने भारत में पारसी धर्म को संरक्षण प्रदान किया। और प्राचीन काल में जालंधर जो कि पंजाब में है के क्षेत्र को तिरगढ़ कहा जाता था। और जम्मू क्षेत्र को दुर्गढ़ कहा जाता था। बारूपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम जो भाषा है वो कौन सी? ईरानी है। ईरानी क्या है? बारूपीय भाषा है। और कितनी है? ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। क्या है? प्राचीनतम भाषा है। किस परिवार की? बारूपीय भाषा परिवार की। कौन सी? ईरानी। और छोर रज्जु पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग था। छोर रज्जु ये क्या थे? पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग था छोर रज्जु की। अब भारत की प्रमुख राज्य संस्थापक और राजधानियां देखते हैं। हर्यक वंश संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का नाम संस्थापक भी शिशुनाग था और राजगृह राजधानी थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र। कर्ण वंश वासुदेव पाटलिपुत्र। कुषाण वंश कडफिस प्रथम। कौन थे? कुषाण वंश का कडफिसस प्रथम। पुरुषपुर राजधानी पुरुषपुर जो कि या पेशावर है, जो कि नल्लेपाक में। कहाँ पे? नल्लेपाक में, ठीक है। और गुप्त वंश श्रीगुप्त, ठीक है। ये कहाँ पे? राजधानी पाटलिपुत्र है। हुण वंश तोरमान। हुण वंश की स्थापना किसने की थी? सोरमान ने की थी। हुण वंश की स्थापना किसने की थी? तोरमान ने की थी। राजधानी कहाँ पे? सियालकोट या साकल प्राचीन नाम इसका साकल था। वो कहाँ पे? नल्लेपाक में। कहाँ पे? नल्लेपाक में। पुष्यभूति वंश ये पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? नरवर्धन ने की थी, जो कि थानेश्वर कन्नेश्वर राजधानी इसकी, ठीक है। कदम वंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन था। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था, ठीक है। मयूर शर्मन। और राजधानी वनवासी या वैजयंती थी। मोखरी वंश इसकी हरिवर्मा उनके संस्थापक थे। और राजधानी कन्नौज थी। मैत्रक वंश इसकी संस्थापक कौन थे? भटाक के। मैत्रक वंश के भटाक थे। और वल्लभी राजधानी कौन सी है? वल्लभी राजधानी, ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। ये इंपॉर्टेंट है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। और राजधानी कांची थी। राजधानी क्या थी? कांची। पश्चिमी गंग या मैसूर ये दिडिंग या कोंग निर्वर्तन माधव प्रथम थे। कोलार या तालकंड या राजधानी थी किसकी? पश्चिमी गंग की। पूर्वी गंग जो कि कलिंग थे। और इनकी राजधानी वज्रहस्त पंचम इनकी स्थापना की थी। और राजधानी पूरी थी। पूर्वी गंग की पूरी। और चालुक्य जो वातापी के चालुक्य थे। देखो 2 शाखा थी चालुक्यों की। 3 शाखाएं थी, कल्याणी के और बादामी या वातापी के और वेंगी के। जो बादामी या वातापी के हैं उनकी स्थापना जो संस्थापक कौन थे? जयसिंह थे। राजधानी बादामी या वातापी क्या? बादामी थी, ठीक है। उसके बाद चालुक्य कल्याणी के
कल्याणी के जो चालुक्य थे उनकी तेलुगु द्वीप निकली थी। कल्याणी के चालुक्य तेलुगु द्वीप थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल्याणी के चालुक्य तेलुगु द्वीप थी, तेलुगु द्वीप थी, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। ये उनकी राजधानी क्या थी? मान्यकेतिया कल्याणी, मान्यकेतिया कल्याणी, ठीक है। और उसके बाद चालुक्य वेंगी के चालुक्य थी, उनकी स्थापना, वेंगी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी। किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। राजधानी वेंगी नाम से स्पष्ट है, ठीक है, वेंगी की चालुक्य। और राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था, ठीक है। राजधानी क्या थी? मान्यकेत थी, राजधानी मान्यकेत। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, राजधानी मुंगेर। पाल वंश राजधानी मुंगेर बिहार, और गोपाल वंश गोपाल शासक गोपाल थे वो, इनके संस्थापक थे पाल वंश। सैन के सामंत सेन था, सैन का कौन था? सामंत सेन। राजधानी इसमें नहीं दिया, वो पूरा नहीं। उसके बाद गुजर पटियार हरिश्चंद्र, गुजर पटियार कन्नौज गए थे, ठीक, कन्नौज राजधानी थी। हरिश्चंद्र संस्थापक थे गुजर पटियार के। गढ़वाल वंश के चंद्रदेव, गढ़वाल वंश के इस संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, राजधानी कन्नौज। सोहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे, राजधानी अजमेर या शाकंभरी। चंदेल वंश के नन्नुक था, चंदेल वंश का कौन था? नन्नुक था, राजधानी खजुराहो थी। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र या कृष्णराज, ये इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है। उपेंद्र या कृष्णराज। राजधानी क्या थी? धारा या उज्जैन, राजधानी क्या थी? धारा या उज्जैन। सोलंकी या चालुक्य गुजरात, ये मूलराज बर्तन थे, इनके संस्थापक। और अहिलवाड़ की राजधानी। कलचुरी के कोकल थे, ठीक है। त्रिपुरी, त्रिपुरी इनकी राजधानी है। चोल वंश के विद्यालय थे, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विद्यालय थे। और राजधानी क्या थी? तंजौर। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर, ये इंपोर्टेंट है। कलचुरी के त्रिपुर था, त्रिपुरी कलचुरी, ठीक है। चोल तंजौर थी, ठीक है। शाही, शाही कल्लर, कल्लर संस्थापक, शाही वंश का संस्थापक कौन था? कल्लर था। राजधानी क्या थी? उडबांडूर, उडबांडवी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा हो जाता है। ये जो नेक्स्ट जो यूनिट आपका 17 है या 17 है, जो अध्याय 17वां अध्याय है, वो भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार उत्तर भारतीय, ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट यूनिट था आपका 16वां, और इसी के साथ जो हमारी ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो पाती है। थैंक यू। ओके, धन्यवाद।